गुड आफ्टरनून डियर। चलिए अपने टॉपिक को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में आपको क्लास 11 के कुछ पोर्शंस को मैं फ्लैशबैक में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का कि यहाँ पर आगे जाकर जरूरत पड़ेगी। खासकर जरूरत कब पड़ेगी, जब आगे हम लोग स्पर्म प्रोडक्शन और ओवम प्रोडक्शन, मतलब जब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के फंक्शंस को जब हम लोग सीखेंगे, तब क्लास 12 के इसी पोर्शन में क्लास 11 के एंडोक्राइन पोर्शन की FSH और LH नाम के हार्मोन्स की काफ़ी आवश्यकता यहाँ पड़ने वाली है। तो चलिए उसको तो मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन जब गैमेट प्रोडक्शन में जाएंगे तब पहले तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग को छूटे हुए हैं। तो ओवरी का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। ओवरी के स्ट्रक्चर के बाद आगे फैलोपियन ट्यूब या जितने भी स्ट्रक्चर्स बाकी हैं उसके स्ट्रक्चर को हम लोग को पढ़ने की बारी है। तो चलिए मैं एक स्ट्रक्चर डायग्राम तेजी से बनाता हूँ, इसे लेवलिंग वगैरह मैं करके आगे बढ़ा सकूँ। चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर मुख्यतः 3 स्ट्रक्चर अभी पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग को फैलोपियन ट्यूब नाम का स्ट्रक्चर अभी बाकी दिख रहा है, इसको डिटेल करते हैं। फिर बीचों बीच इतनी दूर के जो कंटेंट या स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं यूट्रस, इसे भी ध्यान से देखना होगा। और नीचे की तरफ वुजाइनल कनाल दिख रहा है, और फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेमरी ग्लैंड्स, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ना अभी बाकी है। और स्ट्रक्चर समाप्त होने के बाद फिर हम लोग फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पर्म प्रोडक्शन और ओवम प्रोडक्शन को सीखेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहला स्ट्रक्चर ले लेते हैं, नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को तो ऐसे हम लोग कई नाम से संबोधित करते हैं। सिंपल नाम एनसीईआरटी में देखा जाए तो फैलोपियन ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई एकमात्र नाम है? नहीं, और भी नाम है। इस फैलोपियन ट्यूब को और क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, इसी को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। और इसी का एक और नाम है, डॉक्टर्स लोग इसे सैल्पिंग्स नाम से संबोधित करते हैं, SALPINX सैल्पिंग्स। यानी आपको फैलोपियन ट्यूब मिले, ओविडक्ट मिले या सैल्पिंग्स मिले, मतलब एक ही इसका निकलता है। चलिए बेसिक, इसकी लंबाई कितनी है? 10 से एनसीईआरटी जो लिखता है उसके वर्ड्स को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी टोटल लंबाई कितनी नजर आती है? इतने दूर की इसकी टोटल लंबाई नजर आती है 10 से 12 सेंटीमीटर, जो 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। पहला तो हो गया। दूसरा हो गया कि इसके अंदर के वाल किस तरीके के टिश्यू से बने हुए। तो टिश्यू वाले पोर्शन को भी यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा इंक्लूड करना होगा। इसके अंदर की जो वाल है वो सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। दैट मींस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिलिएटेड, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। तो सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू है। दैट मींस अंदर की तरफ कैसे सेल्स भरे पड़े हैं? कॉलुमनर सेल्स हैं, जिनकी लंबाई काफी ज्यादा है और उनके ऊपर सीलिया नाम के स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। तो आखिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर की वॉल में सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स की आवश्यकता क्या पड़ गई? बहुत आसान सी बात है। इसके अंदर आगे देखेंगे ओवम हो या जायगोट, तो इसी के अंदर मूव करेगा। अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है उसे हम लोग कहते हैं ओवम। ओब्वियसली अनफर्टिलाइज्ड ओवम है। तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम एक समय देखेंगे जब इस फैलोपियन ट्यूब से क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो इसके साथ 2 घटनाएं होंगी। या तो ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम ही रह जाएगा, या ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम फर्टिलाइज्ड होकर जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी स्थिति हो, अगर ये अनफर्टिलाइज्ड रह गया तो दैट मीन शरीर उसे क्या करेगा? थ्रो आउट करेगा, शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। नतीजा उसके पूरे के पूरे फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके इस रास्ते से होते हुए नीचे की तरफ आना पड़ेगा। यानी उस अनफर्टिलाइज्ड ओवम को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर उस अनफर्टिलाइज्ड ओवम का फर्टिलाइजेशन होकर अगर जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी उसे इस पूरे के पूरे फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ाकर इस यूट्रस के वॉल में बहुत सारे स्थान ऐसे होंगे जहां पर उसे इंप्लांट करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी उसके साथ 2 घटना घटेगी। जो भी हो उसे आगे तो बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ाने के लिए अगर वो अनफर्टिलाइज्ड ओवम हो या फर्टिलाइज होकर जायगोट में भी कन्वर्ट हो जाए, उसके पास मूव करने के लिए अपना कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो नतीजा इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर की वाल में जो मौजूद जो सीलिया होंगे उसे ढकेलने में मदद करते हैं। लेकिन इस जो अंदर की तरफ जो सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें जबरदस्त वेरिएशंस होते रहते हैं सीजन के अनुसार, क्योंकि फीमेल्स के लाइफ में खास साइकिल पाई जाती है, इसे हम लोग नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई तरीके के हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस रहता है, खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं 1-2 वर्ड यहाँ पर मैं जोड़ देना चाहता हूँ। एक समय आएगा जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में इसके अंदर सीलिया की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव पड़ता है तो सीलिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी चाहे एस्ट्रोजन हार्मोन का असर पड़े इसके ऊपर या प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन का असर पड़े इसके ऊपर, दोनों ही की वजह से इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलिया है उसकी संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है, जो कि इसके आगे के फंक्शन के लिए काफी जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो ये एक छोटा सा आंसर था। अभी देखते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में टोटल कितने पार्ट्स हैं। इस फैलोपियन ट्यूब में टोटल 3 पार्ट्स हैं। शुरुआत के इतने दूर के हिस्से को, जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक इन्वर्टेड फनल शेप आपको नजर आता है। इतने दूर के हिस्से को अगर आप यहाँ पे इमेजिन करें तो आपको कैसा नजर आता है? एक फनल शेप, एक कीप के समान नजर आता है, लेकिन कैसा है? इन्वर्टेड। उसका मुंह किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। तो शुरुआत के इतने दूर के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जो इन्वर्टेड फनल शेप, इसका नाम रखते हैं हम लोग इनफंडिबुलम। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम है इनफंडिबुलम।
उसके बाद सबसे चौड़ा सा हिस्सा, सबसे हालांकि सबसे चौड़ा सा हिस्सा तो ऑब्वियसली इनफंडिबुलम ही नजर आता है, फिर भी अगर इस ट्यूबल स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी, इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर इतने दूर का आता है, इतने दूर के हिस्से को हम लोग नाम देते हैं एम्पुला। हालांकि एम्पुला, इसमें कोई शक नहीं कि वाइडेस्ट पोर्शन तो नहीं है एम्पुला, आवाज क्लियर नहीं है। हालांकि एम्पुला ऑब्वियसली अगर इस इमेज को देखा जाए तो वैसा वाइडेस्ट कोई खास पोर्शन नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि एम्पुला इज द मोस्ट डायलेटेड पोर्शन। डायलेटेड मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा फैला हुआ पोर्शन। एम्पुला इज मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस है जो मैं अभी तत्काल बताने वाला हूं। और इसके आखिरी के इतने दूर के हिस्से को, जिसकी ऑब्वियसली जिसकी ल्यूमेन क्या है? सबसे पतली सी है, इसके अंदर स्पेस सबसे कम नजर आता है, इसी जगह को हम लोग नाम देते हैं हम लोग इस्थमस, ISTHMUS, यानी फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, या आप इसे सैल्पिंग्स कहें। इसके टोटल पार्ट्स हो गए 3, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। Which is longest portion? इस इमेज को भी अगर देखा जाए तो इस्थमस इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, सबसे लंबा हिस्सा ये नजर आता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको फिलहाल एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनफंडिबुलम कैसा है? इन्वर्टेड फनल शेप्ड। एम्पुला क्या है? मोस्ट डायलेटेड पोर्शन, मतलब सबसे ज्यादा फैला हुआ पोर्शन। और लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है? ये इस्थमस को लॉन्गेस्ट ट्यूब लाइक पोर्शन भी यहां पर कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे इलेबोरेट करता हूं। तो इस इनफंडिबुलम को कैसे कह सकते हैं? इन्वर्टेड फनल सेप्ड पहले कह सके। अगर ये इन्वर्टेड फनल सेप्ड है तो क्या इसके नीचे की तरफ एक ओपनिंग होगी? बिल्कुल, नीचे की तरफ से एक बड़ी सी एक ओपनिंग होनी चाहिए जहां से ओवम को अंदर खींचने की कोशिश की जाएगी। इसके नीचे जो ओपनिंग मौजूद है, इसी ओपनिंग को हम लोग नाम देते हैं ऑस्टिया, या इसे ऑस्टियम भी कहते हैं। ऑब्वियसली इस ओपनिंग के चारों तरफ क्या नजर आएंगे? ऐसे आपको फिंगर लाइक प्रोसेस नजर आ रहे हैं। इन फिंगर लाइक प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फिम्ब्रिया। तो जब इस जगह मौजूद ओवरी, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इस जगह जो ओवरी नाम का स्ट्रक्चर मौजूद था, वहां से ओवुलेशन की प्रक्रिया होगी और ओवम निकल कर जब इस जगह तक पहुंचेगा तो इसके जो फिम्ब्रिया नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे क्या करते हैं? कैच करते हैं, और कैच करके इस ओस्टियम नाम की ओपनिंग से अंदर की तरफ ले जाते हैं, और नतीजा ओवम कहां पहुंच जाता है? इस एम्पुला वाले हिस्से में आ जाता है। तो देखिए, इनफंडिबुलम को मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, यानी इनफंडिबुलम में 2 नए आपको नाम यहां पर सुनने को मिलेंगे। बीचों बीच जो आपको ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम क्या होगा? इसे हम लोग कहेंगे ऑस्टिया। और इसके पास ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस आपको जो नजर आ रहे हैं तरह तरह की, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं फिम्ब्रिया। दोनों का पर्पस मैंने बता दिया। फिम्ब्रिया क्या करते हैं? ओवम को कलेक्ट करने में मदद करते हैं, और ओवम किस रास्ते से अंदर की तरफ जाता है? ओब्वियसली यहाँ पे एक ओपनिंग नजर आ रही होगी, और इसी ओपनिंग का नाम होता है, इसे हम लोग नाम देते हैं ऑस्टिया। फिर से ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं, तो एम्पुला की इंपॉर्टेंस पूछेगा। पुराने किताब और नए किताब में यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है। जैसे मैंने कहा कि ओवम को यहां पर कलेक्ट करके लेकर आया जाएगा। पुराने एनसीईआरटी में, लगभग आज से 3 से 4 साल पुराने एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कहां होती है। तो पुराने 3 से 4 साल पुराने किताब में लिखा हुआ था कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन, तो जंक्शन तो यही दिखता है, एम्पुला यहां पर है, इस्थमस इतने दूर है, तो दोनों का जंक्शन का पॉइंट यही है। तो पुराने एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ था कि यहां पर इसी जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, लेकिन एनसीईआरटी में चेंज है यहां पर। और अब जो नई किताब आती है वहां पर सिर्फ एम्पुला लिखा गया है, ना कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, पुराने किताब में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन था, जबकि नई किताब में सिर्फ एम्पुला लिखा गया है। और यही बात सही भी है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन नहीं होता। तो चलिए, तीनों हिस्से की यूटिलिटी को मैंने आपको बता दिया। इनफंडिबुलम, उसमें ओपनिंग है वो ऑस्टिया, उसमें फिंगर लाइक प्रोसेस है फिम्ब्रिया। इसका काम है ओवम को कलेक्ट करना और अंदर की तरफ ले जाना। ओवम कहां पहुंचेगा? एम्पुला वाले हिस्से में आएगा, जो मोस्ट डायलेटेड पोर्शन है, जहां फर्टिलाइजेशन की घटना घटेगी। और लास्टली इस ओवम, या तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम हो या फर्टिलाइज होकर जायगोट बन गया हो, उसे इसी इस्थमस नाम के ट्यूब से गुजारा जाएगा, और गुजार कर कहां तक लेकर चले आएंगे? यूट्रस तक लेकर चले आएंगे। ये प्रोसेसिंग है, इसमें और फर्दर कुछ ना ही पूछता है, ना एक्स्ट्रा पढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, एक शब्द यहां से जरूर बता सकते हैं, बहुत से इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन वर्ड आपने सुना होगा शायद, बहुत एक कॉमन सा एक वर्ड है। थोड़ा सा 11th क्लास के पोर्शन में मैं फिर से जा रहा हूं। एक वर्ड होता है इन्फ्लामेशन, इंग्लिश का वर्ड है ना? इन्फ्लामेशन क्या है? एक इंग्लिश का वर्ड है। और इसी इन्फ्लामेशन जो कि इंग्लिश का वर्ड है, इसका मेडिकल टर्म क्या है? इसे हम लोग बुलाते हैं आइटिस, ITIS, आइटिस। यानी कि जिसको आप इंग्लिश में इन्फ्लामेशन कहते हैं, उसका तकनीकी शब्द या मेडिकल शब्द क्या है? आइटिस नाम से संबोधित करते हैं। आपने कई सारे शब्द ऐसे सुने होंगे इसके लास्ट में आइटिस होता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस, ग्लॉसाइटिस, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस। सुनना कितना आसान लगता है, कोलाइटिस। यानी देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, उसके लास्ट में क्या आपको जुड़ा हुआ है? आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर कोलॉन का इन्फ्लामेशन हो जाए तो कोलाइटिस, जो भी वर्ड उसके आगे आइटिस जोड़ देंगे। कोलॉन का इन्फ्लामेशन हो जाए तो कोलाइटिस, फेरिंग्स का हो जाए फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाई का हो जाए ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल का हो टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिक्स का हो अपेंडिसाइटिस, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? आइटिस। लेकिन इन्फ्लामेशन जो सुनने में इतना आसान सा वर्ड होता है, वाकई में देखा जाए तो 5 फीचर्स का मिक्सचर होता है, 5 तरीके के फीचर्स के मिक्सचर होते हैं। तो जरा देखते हैं इसमें 5 तरीके के फीचर्स क्या क्या होते हैं। उसकी यहां पर भी मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां पर आपको ऐसा दिखेगा।
तो इन्फ्लामेशन में 5 शब्द क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्वेलिंग। सबसे पहला फीचर होता है स्वेलिंग, साथ में क्या होता है? रेडनेस। और क्या होता है? पेन के साथ और क्या होता है? हॉट। और क्या होता है? बर्निंग। ये 5 फीचर अगर एक साथ हो, किसी भी जगह पर अगर 5 फीचर एक साथ हो, स्वेलिंग मतलब वहां सूजन भी हो, रेडनेस मतलब देखने में लाल रंग का दिखे, दर्द हो दैट मींस पेन हो, हॉट हो अगर बाहर से कोई छुए तो उसे कैसा महसूस हो? गर्म महसूस हो, लेकिन अंदर से भी मुझे ऐसा या किसी व्यक्ति को महसूस हो रहा हो जैसे किसी ने मिर्च रगड़ दी हो, जल रहा हो, लहर रहा हो, बर्निंग हो। तो 5 तरीके के फीचर्स को हम लोग मिला के एक साथ कहते हैं हम लोग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के लिए तकनीकी शब्द क्या होता है? आइटिस। अक्सर लोग, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो अक्सर लोग इस दोनों वर्ड में फंस जाते हैं। लोग कहते हैं, कई लोगों के कंफ्यूजन होता है ये हॉट और बर्निंग तो एक ही चीज है। नहीं, हॉट और बर्निंग बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर के 2 पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट को हम लोग कहते हैं साइन, एक पॉइंट को हम लोग कहते हैं सिम्टम। शायद आपने नाम सुना होगा, मेरे ख्याल से डिफरेंस अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। साइन और सिम्टम 2 अलग अलग चीज होते हैं और दोनों में काफी डिफरेंस होता है। जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग साबित कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साइन, और जिसे हम लोग साबित नहीं कर सकते, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सिम्टम। जैसे सपोज कीजिए मेरे हाथ यहाँ से कट जाए, ये तो मुझे भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये क्या है? साइन है। मेरे यहाँ पे कुछ फोड़ा हो जाए, मुझे भी दिख रहा है, बाकी को भी दिखेगा, ये क्या है? साइन है। लेकिन मेरे सर के अंदर दर्द हो रहा है, मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा है, ये क्या है? सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, इसको कोई साबित नहीं कर सकता, इसको कोई देख नहीं सकता, ये क्या है? सिम्टम। वही डिफरेंस है इसमें हॉट और बर्निंग में। हॉट का मतलब क्या है? बाहर से छुएंगे तो गर्म महसूस होगा, दैट मींस ये प्रूफ हो रहा है, ये क्या है? साइन। लेकिन अंदर से किसी व्यक्ति को महसूस हो रहा है जैसे कि जल रहा है, लहर रहा है, किसी ने मिर्च रगड़ दी हो, इसको कोई साबित नहीं कर सकता, ये क्या है? सिम्टम। और अगर ये 5 फीचर्स का अगर मिक्सचर होंगे तो उसे इंग्लिश में हम लोग बुलाते हैं इन्फ्लामेशन, उसका तकनीकी शब्द होता है आइटिस। तो ऐसा ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे मिल जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। एक क्वेश्चन रहता है, या अक्सर ऑप्शंस में भी आपको ऐसी चीज देखने मिलते हैं। तो क्या कहेंगे? तो फैलोपियन ट्यूब का मेन नाम क्या है? सैल्पिंग्स। इसलिए अगर सैल्पिंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या कहेंगे? सैल्पिंजाइटिस। इसलिए अक्सर एक वर्ड मिलता है सैल्पिंजाइटिस। तो देखिए इसमें दोनों वर्ड छुपे हुए हैं, इसमें आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन भी है और इसमें सैल्पिंग्स भी वर्ड छुपा हुआ है। इसलिए ये सैल्पिंजाइटिस नाम का वर्ड है, अक्सर आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते। इसलिए मैंने एक ही बार आपको क्लियर कर दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइटिस। कहीं तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन, उसमें भी 5 फीचर्स हैं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो फैलोपियन ट्यूब वाले पोर्शन को हम लोगों ने फिलहाल समाप्त कर लिया और फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को हम लोग सैल्पिंजाइटिस नाम भी देते हैं। चलिए अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग को यहां पर दिख रहा है उसका नाम क्या है? यूट्रस। यूट्रस में क्या क्या हम लोग को देखना होगा? 2 तरीके से यूट्रस हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। पहला ये पढ़ेंगे कि इस यूट्रस के किस हिस्से का नाम क्या है, पहले तो नाम से परिचय करेंगे और फिर देखेंगे ये जो यूट्रस की वाल है इसमें टोटल कितने लेयर्स हैं। तो टोटल 2 तरीके से इसको हम लोग पढ़ना है। तो चलिए पहले नाम से ही परिचय कर लेते हैं। एक इमेजिनरी लाइन हम लोग खींच सकते हैं यहां से, है ना। अगर आप देखें स्टमक में भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता था। इमेजिन कीजिए जब आपने 11th में स्टमक पढ़ा था तो उसमें भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था जो ऊपर की तरफ आपको डोम शेप्ड ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आता था। अगर आप इस स्टमक में भी जब आप एक इमेजिनरी लाइन इस जगह से खींचने की कोशिश करते थे तो स्टमक का एक छोटा सा हिस्सा आपको इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर की तरफ नजर आता था। इस हिस्से को आप कहते थे फंडस। सेम हालचाल यहां पर भी है। यहां से भी अगर आप एक हॉरिजॉन्टल एक इमेजिनरी लाइन इस तरीके से खींचने की कोशिश करें फैलोपियन ट्यूब के पास से, तो यूट्रस का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर की तरफ जाएगा। नाम अभी भी क्या है? अभी भी नाम सेम है, फंडस। यानी देखिए यूट्रस के सबसे ऊपर के इस डोम शेप्ड हिस्से का नामकरण मैंने कर दिया। सबसे ऊपर के इसी डोम शेप्ड हिस्से का नाम क्या रखेंगे हम लोग? फंडस। तो चलिए मैं लिख भी देता हूं, इस हिस्से का नाम होने वाला फंडस। दूसरा क्या करते हैं? 2 और इमेजिनरी लाइन हम लोग खींचते हैं। 2 और इमेजिनरी लाइन। इस जगह आपको एक ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के पास से भी मैं क्या करता हूं, एक इस ट्यूब के ऊपर के हिस्से से मैं एक इमेजिनरी लाइन ले लेता हूं और इस ट्यूब के नीचे के हिस्से से भी मैं सेम इसी तरीके से एक इमेजिनरी लाइन ले लेता हूं। अब देखिए यूट्रस के टोटल 3 हिस्से हो गए। सबसे पहला ऊपर का जो हिस्सा डोम शेप का नाम है फंडस। बीच का आपको जो सबसे बड़े साइज का जो हिस्सा नजर आता है इसी हिस्से को हम लोग नाम देते हैं बॉडी। इस हिस्से का नाम होगा बॉडी। और सबसे नीचे के हिस्से पर आते हैं, ये जो आपको बीचों बीच यहां पर नीचे की तरफ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है इसे हम लोग नाम देते हैं सर्वाइकल कैनाल। एक ट्यूब है, नाम है इसका सर्वाइकल कैनाल। तो चलिए मैं एक काम कर सकता हूं, लेबलिंग भी मैं कर ही देता हूं, ज्यादा बेहतर है। इस ट्यूब लाइक हिस्से का नाम मैं रख रहा हूं यहां पर सर्वाइकल कैनाल। लेकिन सर्वाइकल कैनाल अगर एक ट्यूब है तो उसके पास टोटल ओपनिंग्स कितने? 2 ओपनिंग है। या अगर एक ट्यूब है तो इसके ऊपर की तरफ भी एक ओपनिंग है, ट्यूब है तो नीचे की तरफ भी ओपनिंग है, दोनों का नाम अलग अलग है। इस ट्यूब में जो ऊपर की तरफ जो ये ओपनिंग आपको नजर आ रही है इस ओपनिंग का नाम है, इस ओपनिंग का नाम कहते हैं हम लोग इंटरनल ऑस। इसका नाम है इंटरनल ऑस, अंदर की तरफ है। ऑस का मतलब ये होता है ओपनिंग। ऑस भी एक मेडिकल टर्म है, ऑस कहीं भी लिखा रहा है इसका मतलब ओपनिंग ही होता है।
उसी तरीके से सर्वाइकल कैनाल में नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे एक ओपनिंग नजर आ रही है, इसका नाम क्या रखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसलिए इसका नाम रखेंगे हम लोग एक्सटर्नल ऑस। फिर से आंसर वही, ऑस मतलब तो ओपनिंग होता है। सो व्हाट इज सर्वाइकल कैनाल अगर पूछा जाए, कभी भी कहीं क्वेश्चन दिख जाए, क्योंकि आपको तो आपके क्लास 12th वाले एग्जामिनेशन भी देने होंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस कोई भी क्वेरी बस पूछ सकता है, या हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं दिख भी जाए, तो सर्वाइकल कैनाल को क्या कह सकते हैं, इट इज नथिंग बट द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है यूट्रस, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस है, विच इज गार्डेड बाय इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस। नीचे की तरफ एक ट्यूब है जिसके ऊपर की तरफ एक ओपनिंग है, यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा है जिसके ऊपर की ओपनिंग को हम इंटरनल ऑस और नीचे की ओपनिंग को हम एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। इसी कैनाल का नाम है सर्वाइकल कैनाल, और इसी पूरे एरिया का नाम पड़ जाता है सर्विक्स, पूरे एरिया का, यानी बीचों बीच सर्वाइकल कैनाल है, ऊपर की तरफ इंटरनल ऑस नाम की ओपनिंग है, नीचे की तरफ एक्सटर्नल ऑस नाम की ओपनिंग है, और इस पूरे के पूरे इतने दूर के एरिया का नाम क्या पड़ जाएगा, इसी हिस्से को कहते हैं हम लोग सर्विक्स। तो दैट मींस यूट्रस के टोटल कितने हिस्से हो गए, टोटल 3 हिस्से आपके यहां पर उभर कर चले आ रहे हैं। यूट्रस में सबसे ऊपर के इस डोम सेट पोर्शन को नाम दे रहे हैं फंडस। यूट्रस में ही बीच के सबसे बड़े से हिस्सा है, इसका नाम अभी दे रहे हैं हम लोग बॉडी, और नीचे की तरफ जहां में सर्वाइकल कैनाल, उसके ऊपर की ओपनिंग इंटरनल ऑस, उसके नीचे की ओपनिंग एक्सटर्नल ऑस दिख रही है, इस पूरे हिस्से का नाम है सर्विक्स। यानी इस फंडस को, बीच के बॉडी को और नीचे के सर्विक्स को अगर जोड़ दें तो जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रख रहे हैं, यूट्रस। तो चलिए अगला हेडिंग जो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, यूट्रस। लगभग मैंने समझा दिया, लेकिन यूट्रस को और क्या कहते हैं, यूट्रस को इंग्लिश में वोम भी कहते हैं, यूट्रस को और क्या कहते हैं, इसी का मेडिकल टर्म है हिस्टेरा, इसको हिस्टेरा भी कहते हैं, इसको हिस्टेरा। जिस तरीके से फैलोपियन ट्यूब के 3 नाम थे, फैलोपियन ट्यूब के साथ आप इसे ओविडक्ट या सैल्पिंग्स भी कहते थे, वैसे यूट्रस के भी 3 नाम होगा। यूट्रस कॉमन सा वर्ड है, कह सकते हैं यूम, ये इंग्लिश में प्रयोग किया वर्ड है, लेकिन डॉक्टर्स लोग जनरली हिस्टेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये मेडिकल टर्म यहां पर आप यहां पर कर सकते हैं। 3 नाम आपको हो गए। तो पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको दे दिया कि यूट्रस के टोटल हिस्से कितने हैं, 3। अपर मोस्ट डोम सेट पोर्शन को फंडस, बीच के सबसे बड़े हिस्से को बॉडी, और नीचे एक कैनाल होगा जिसमें ऊपर इंटरनल ऑस, नीचे एक्सटर्नल ऑस नाम की ओपनिंग होगी। इस कैनाल, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस नाम की ओपनिंग वाले इस पूरे एरिया का नाम पड़ता है सर्विक्स। यूट्रस के यही 3 हिस्से हम लोग को नजर आ रहे हैं। चलिए अब इस यूट्रस के वाल को हम लोग को पढ़ने की बारी आ गई, वाल को पढ़ लेते हैं। पहला तो हो गया यूट्रस के पार्ट्स देख रहे थे, अब हम लोग आते हैं वाल। अगर इस यूट्रस के वाल को, अगर इसका सेक्शन कहीं से भी इस तरीके से लेकर कट करने की कोशिश की गई, यूट्रस को अगर कहीं से भी कट करके देखने की कोशिश करेंगे, टोटल लेयर्स दिखेंगे 3, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, पहली बात है, और दूसरा इसका एक बेहतरीन इमेज बनाना पॉसिबल नहीं क्योंकि एक 3D इमेज होगा, इसलिए आपको कहीं पर भी मैं इसे थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। इमेजिन कीजिए इस टोटल थिकनेस में 3 लेयर है, सबसे बाहर की तरफ मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का प्रयोग करता हूं, सबसे बाहर की तरफ एक कवरिंग है, पूरे यूट्रस में चारों तरफ से होगी, मैं इधर से ही बना सकता हूं, सबसे बाहर की तरफ एक कवरिंग यहां पर दिख रही है, इसका मैं कुछ नाम करूंगा, बीच में आपको ब्लैक लाइन ऑलरेडी मैंने बनाकर रखा हुआ है, इसका एक नाम करूंगा, और सबसे अंदर की तरफ आपको कुछ ऐसे कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, इसका भी मैं कुछ नाम करूंगा। यानी टोटल अगर देखा जाए तो इसमें आपको लेयर्स कितने नजर आ रहे हैं, वही फिलहाल 3, कहीं से भी सेक्शन लेंगे तो 3 नजर आएंगे। नाम रखना होगा, सबसे बाहर के इस लेयर का नाम रखते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर के इस लेयर का नाम रख रहे हैं हम लोग पेरीमेट्रियम। बीच के इस ब्लैक वाली लाइन को जिसको मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा था, इसका नाम हम लोग रख रहे हैं हम लोग मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर जो फिलहाल मैंने कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स यहां पर बनाए हैं, इसका नाम हम लोग रख रहे हैं हम लोग इंडोमेट्रियम। तो टोटल लेयर्स कितने हैं, 3। अब इस तीनों के बारे में एक एक लाइन या 2-2 लाइन क्वेश्चंस ऑलवेज पूछे जाते हैं, तीनों के कंपोजिशन पूछी जाएगी या तीनों का बेसिक फंक्शन क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको तीनों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूं बेहतर तरीके से। सबसे बाहर की कवरिंग हम लोग कह रहे हैं पेरीमेट्रियम। अब एनसीईआरटी में फिर से एरर है। अब जरा सोचिए यूट्रस अगर 3 लेयर की थिकनेस है तो सबसे बाहर की लेयर जनरली किसी भी स्ट्रक्चर में अगर प्रोवाइड की जाती है तो उसे थिन होना चाहिए या थिक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देगा। बाहर की कवरिंग को मोटा होना होगा तभी तो प्रोटेक्शन देगा, लेकिन एनसीईआरटी गलती कर बैठा, फिर से लिख रहा है सबसे बाहर की लेयर का नाम पेरीमेट्रियम है, लेकिन क्या है, एक थिन लेयर है, एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर लिखता है। तो बिल्कुल अगर आपको कहीं पर भी दिखा मिल जाए ऐसा ऑप्शन जहां लिखा रहे कि पेरीमेट्रियम एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर है, आप उसको सही मानने के लिए विवश हैं। लेकिन वाकई रियलिटी में क्या वो एक थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग है? नहीं, वो एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका काम प्रोटेक्शन देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी में से एक थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग कहता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं, यानी बाहर की पेरीमेट्रियम की कुछ खास काम नहीं है, बस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दैट्स ऑल। लेकिन हाँ, अब जो अगले जो 2 लेयर्स आपको दिख रहे हैं, मिडिल मायोमेट्रियम, अंदर की लेयर जो दिख रहे हैं हम लोग को इंडोमेट्रियम, इसके फंक्शंस हैं। मिडिल मायोमेट्रियम में आते हैं। मिडिल मायोमेट्रियम में क्या होंगे, इंटरनल ऑर्गन है ना, तो इंटरनल ऑर्गन में कैसे मसल्स होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स का दूसरा नाम क्या होता है, स्मूथ मसल्स। यानी मिडिल मायोमेट्रियम इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स।
और ध्यान दीजिएगा, शरीर के सबसे मजबूत स्मूथ मसल यूट्रस के यही नहीं मसल्स को उनका दर्जा हासिल है। अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाए, मान लेते लोकोमोशन मूवमेंट नाम का चैप्टर अपने क्लास 11 में पढ़े हुए हैं, लोकोमोशन मूवमेंट में मसल्स की पढ़ाई होती है, तो मसल्स की जब पढ़ाई होती है तो वहां पर स्मूथ मसल्स की पढ़ाई होती है। और अगर एक क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल ऑफ बॉडी, तो ध्यान दीजिए यूट्रस की इस मिडिल लेयर को बनाने वाले जो मायोमेट्रियम है, जिसमें जो स्मूथ मसल्स हैं, इसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल का दर्जा हासिल है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों? दो वजह से इसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना पड़ा। पहला, क्योंकि चाइल्ड की जो कंप्लीट डेवलपमेंट है जेस्टेशन पीरियड तक यहीं पर चलने वाली है। अब जब सोचिए चाइल्ड की डेवलपमेंट अगर जेस्टेशन पीरियड तक किसी यूट्रस के अंदर चलेगी, तो यूट्रस को ही तो उसका वजन संभालना होगा, तो वजन तो तभी संभालेगा जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ये पहली वजह है। और दूसरी वजह, मिडिल मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल है, इसका काम क्या होगा? ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के समय इसी मिडिल मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स के ऊपर किसका असर पड़ेगा? याद कीजिए, लास्ट क्लास में मैंने एक हार्मोन का नाम बताया था जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा था, नाम था ऑक्सीटोसिन, जिसको आप लोग बर्थ हार्मोन भी कह रहे थे हम लोग, जिसको हम मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कह रहे हैं। तो बच्चे के जन्म की जब बारी आती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आने वाला जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, वो ऑक्सीटोसिन इसी मिडिल मायोमेट्रियम के ऊपर काम करता है। नतीजा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस। और इसी के कॉन्ट्रैक्शंस करने की वजह से क्या होगा? फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स जनरेट होने की वजह से चाइल्ड बर्थ काफी आसानी से होता है। और ध्यान दीजिए, एक खास चीज मैं आपको रिपीट करता हूं, लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं, फीडबैक मैकेनिज्म मैंने समझाया था। ऑक्सीटोसिन उन चुनिंदा कुछ हार्मोन्स में से है जो किस सिरे पर काम करता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, मैंने समझाया था। एक हार्मोन आएगा और उस हार्मोन के काम को पूरा कर दिया जाएगा, बावजूद इसके हार्मोन अपनी मात्रा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा। ऑक्सीटोसिन आएगा, उसकी वजह से मिडिल मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स में होगा कॉन्ट्रैक्शंस, नतीजा और ऑक्सीटोसिन आएगा और कॉन्ट्रैक्शंस, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस। ये घटना तब तक बढ़ती है जब तक पार्चुरेशन, दैट मीन चाइल्ड बर्थ की घटना न घट जाए। तो देखिए, मिडिल मायोमेट्रियम के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिए। पहला क्वेश्चन रहेगा तो आंसर होगा स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल ऑफ बॉडी। दूसरा, क्या इसकी फंक्शंस क्या होंगे? पहला, चाइल्ड के वजन को बियर करने में मदद करता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसी के ऊपर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन काम करने की वजह से पार्चुरेशन नाम की घटना घटती है। समाप्त हो गया। इसके अलावा मायोमेट्रियम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आ जाते हैं इनर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है इंडोमेट्रियम। सबसे अंदर फिलहाल ब्लू कलर से देखिए हमने कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाए हैं। इनर मोस्ट इंडोमेट्रियम, एनसीईआरटी कहता है कि ग्लैंडुलर लेयर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ग्लैंडुलर लेयर है। सो इनर मोस्ट इंडोमेट्रियम कैसी है? इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम क्या है? ग्लैंडुलर लेयर है। हालांकि इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू की एक भी लेयर छुपी हुई है। मैं अगर चाहूंगा इस इमेज को मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा तो एक लेवल मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा एनसीईआरटी से बाहर जाकर, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी के लाइंस को मैं पहले रिपीट कर रहा हूं। सो इनर मोस्ट लेयर, उसका नाम है इंडोमेट्रियम। किससे बना है? ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ है, और इसी के ऊपर दो तरीके के हार्मोन्स काम करते हैं। आगे मैं हार्मोन्स आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तब मैं इसको समझाऊंगा, फिर भी मैं थोड़े से एक दो लाइन को इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी इनर मोस्ट लेयर जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, इसके ऊपर भी दो हार्मोन काम करेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ध्यान दीजिए, पहले भी हम लोग रिपीट कर चुके हैं, फैलोपियन ट्यूब में भी यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन काम करते थे। इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर की वाल पर जब एस्ट्रोजन काम करते थे तो थोड़े से सीलिया और बढ़ जाते थे, और जब प्रोजेस्टेरोन काम करते थे तो सीलिया की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती थी। नतीजा फंक्शनली इसे एडवांटेज मिलता था। सेम हियर, उसी तरीके से इनर मोस्ट इंडोमेट्रियम के ऊपर भी सेम दोनों हार्मोन काम करेंगे, एस्ट्रोजन भी काम करेंगे और प्रोजेस्टेरोन भी काम करेगा। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये होता है कि सबसे अंदर की जो इंडोमेट्रियम की लेयर है, ये ब्लड के साथ बहकर या टूटकर निकल जाती है। अब इसकी रिपेयरिंग करने की बारी आती है, तो रिपेयरिंग की जिम्मेदारी पहले कौन निभाता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसे क्या करता है? थोड़ा सा मोटा बना देता है। एस्ट्रोजन इसे क्या करता है? थोड़ा सा थिकन बना देता है, मोटा कर देता है। रिपेयरिंग हो रही है, और बाद में इसी लेयर के ऊपर काम करेगा प्रोजेस्टेरोन और इसे और ज्यादा मोटा बना देगा। दैट मींस देखिए, इसके ऊपर भी मैंने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के दोनों फंक्शन को बता दिया। तो जैसे ही घटना आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया को बनाने में होती थी, पहले एस्ट्रोजन थोड़ा बढ़ाता था, फिर प्रोजेस्टेरोन और बढ़ाता था, सेम तरह की घटना इसके अंदर कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर भी हो रही है। यानी देखिए, इनर मोस्ट इंडोमेट्रियम को भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो सिंपल लाइन में कहा जाता क्या है? ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें अक्सर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। अब बदलाव होने के बाद इसके रिपेयरिंग की जिम्मेदारी कौन निभाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को निभानी होती है। एस्ट्रोजन इसे थोड़ा सा थिकन करता है, लगभग 2 से 3 मिलीमीटर की थिकनेस कौन प्रोवाइड करता है? एस्ट्रोजन। लेकिन उससे और ज्यादा मोटा, लगभग 4 से 5 मिलीमीटर की थिकनेस कौन प्रोवाइड कर देता है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसी लेयर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस लेयर को हम लोग को कई दफा बहुत डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तो कंप्लीट प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड बाकी है। इस लेयर्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे, फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ नाम से परिचय कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूट्रस को दो तरीके से हम लोग ने पढ़ाई किया। पहला हम लोग इस तरीके से पढ़े, यूट्रस में अलग अलग लेयर्स के नाम क्या है, उन लेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने बताया। और दूसरा, यूट्रस के अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या नाम यहां पर दिख रहे हैं।
चलिए नीचे की तरफ एक और पार्ट बचा हुआ दिख रहा है। अगर आप इस सर्वाइकल कैनाल को देखें तो सर्वाइकल कैनाल के नीचे क्या है, एक और कैनाल दिख रहा है। सर्वाइकल कैनाल के नीचे की तरफ जो कैनाल दिख रहा है, इस कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं, इस कैनाल को हम लोग कहते हैं वजाइनल कैनाल। तो दो कैनाल हैं, ऊपर की तरफ जो कैनाल है जो नैरो है उसे हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, तरफ जो कैनाल है जो कि वाइड कैनाल, इसे हम लोग कह रहे हैं वजाइनल कैनाल। लेकिन दोनों कैनाल को अगर मिला के कॉमन नाम देना पड़े तो बोथ ऑफ दीज आर टुगेदर कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। तो ऊपर की तरफ नैरो कैनाल है सर्वाइकल कैनाल, नीचे की तरफ वाइड कैनाल है, इसे हम लोग कहते हैं वजाइनल कैनाल, एंड बोथ ऑफ दीज कैनाल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। भी इसको कहते हैं बर्थ कैनाल, क्यों, क्योंकि चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस इसी कैनाल से अंजाम दी जाती है। लेकिन ये जो वजाइनल कैनाल है इसके जो वाल ओब्वियसली बीच इसके चारों तरफ यहां पर वाल होंगे, इसके अंदर के वाल स्मूथ नहीं है, इसके अंदर की वाल में भी क्या है, फोल्ड्स। जिस तरीके से यूट्रस के अंदर की वाल में आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे, ठीक वैसे ही फोल्डेड स्ट्रक्चर इस वजाइना के अंदर की वाल में भी नजर आएंगे। लेकिन और ऐसे स्ट्रक्चर्स को नाम क्या देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वजाइनल रूज। That means the wall of vagina, it is lined by a folded structure and this folded layer is called as vaginal root. RUGAE लिखते हैं रुगे, लेकिन इसे पढ़ते हैं हम लोग रूज पढ़ते हैं। और ये रूज शब्द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आपने कई जगह पढ़े होंगे। पैलेट में भी ऐसे ही कुछ इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, उसे भी कहते हैं रूज। इसोफेगस में भी अंदर इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, उसे भी कहते हैं रूज। और स्टमक के अंदर भी फोल्ड्स होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग गैस्ट्रिक रूज। ऐसे ही फोल्ड्स जेजुनम इलेम होते हैं, उसे आप कहते हैं विलाई। और ऐसे ही फोल्ड्स रेक्टम में भी होते हैं, उसे भी आप कहते हैं रेक्टल रूज। तो ये रूज शब्द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन शब्द में भी, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में भी कई दफा आया था। तो सेम यही है, दैट मींस इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वजाइना और द वॉल ऑफ द वजाइना इट शोज इरेगुलर फोल्ड्स एंड सच फोल्ड्स आर कॉल्ड वजाइनल रूज। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग ने कई सारे स्ट्रक्चर्स इंटरनल जो थे समाप्त कर लिए। लेकिन चलिए हिस्टेरिया से संबंधित एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पर जोड़ देता हूं। क्वेश्चन जिस तरीके से फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को हम लोग कहते थे हम लोग सैल्पिंजाइटिस, उसी से मिलता जुलता एक छोटा सा क्वेश्चन यूट्रस से भी रहता है। रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। जैसे ध्यान दीजिए, पिछली बार मैंने आपको क्या समझाया, पिछली बार अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, अभी जस्ट मैंने समझाया। तो अगर किसी वर्ड के आगे आइटिस जोड़ देंगे तो इन्फ्लामेशन क्या होता है ऑलरेडी समझा दिया। उसी तरीके से अगर किसी वर्ड के आगे अगर टोमी जोड़ दें, टोमी का मतलब होता है सर्जिकली उसको काट करके निकाल देना। फिर से देखिए, इस वर्ड को आपने कई दफा सुना है, अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स काट कर निकाल दिया, टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल काट कर निकाल दिया। अक्सर आपने इस वर्ड को सुना होगा वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, ट्यूबेक्टोमी, इसे फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। दी वर्ड टोमी किसी के आगे जुड़ा रहा है, टोमी का मतलब होता है सर्जिकली रिमूवल। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरा मतलब क्या होता है, यूट्रस, और उसको काट देना है, हिस्टेरिक आगे जोड़ दिया टोमी, तो नाम पड़ेगा हिस्टेरेक्टोमी। तो दो एडिशनल अप्लाइड क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए जो कि आपको क्वेश्चन में दिख जाते हैं। पहले इन्फ्लामेशन फैलोपियन ट्यूब को क्या कहेंगे, सैल्पिंजाइटिस, एंड रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या कहेंगे हम लोग, हिस्टेरेक्टोमी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पर जोड़ देता हूं यहीं पर। अगर मान लेते हैं किसी फीमेल्स में यूट्रस को किसी भी कारणवश हटाने की जरूरत पड़ गई, हिस्टेरेक्टोमी उसका कर दिया गया, तो क्या उस फीमेल के अंदर हार्मोन्स की मात्रा पर कोई असर पड़ेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि हार्मोन्स बनते कहां हैं, ओवरी के अंदर बनते हैं। अभी इस ओवरी को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जितने हार्मोन्स हैं, ऑलरेडी एक बार मैंने इसके सेक्शन को पढ़ा दिया है। तो इसी के अंदर जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है तो तीन तरीके के हार्मोन्स भी इसी के अंदर आते हैं। एस्ट्रोजन भी पहले इसी के अंदर बनता है, प्रोजेस्टेरोन भी बाद में इसी के अंदर बनेगा, और लास्टली रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी इसी के अंदर बनेगा। क्योंकि हमने यूट्रस को रिमूव किया है, जिस भी वजह से रिमूव किया हो, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्योंकि ओवरी अभी भी छोड़ दिया गया है, इसलिए हार्मोनल कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इसलिए अगर अप्लाइड क्वेश्चन रहा कि वेदर हिस्टेरेक्टोमी कॉजेज एनी इफेक्ट अपॉन द अमाउंट ऑफ हार्मोन इन एनी फीमेल, आंसर होगा नहीं, इससे हार्मोन की मात्रा कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हां, अगर किसी फीमेल को ओवरी हटा दे तो क्वेश्चन ओवरेक्टोमी कर दे, क्योंकि ओवरी के हटाने को क्या कहेंगे, ओवरेक्टोमी, आगे मैंने टोमी जोड़ दिया। क्या ओवरेक्टोमी की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस आएगी? एस्योर्ड केस है, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ओवरी रिमूव करने के मतलब है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सोर्स को मैंने हटा दिया, ओब्वियसली अब पूरी तरीके से असर पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा हार्मोनल अप्लाइड जो क्वेश्चन था मैंने हार्मोनल रिलेटेड यहां पर जोड़ दिए। तो ये देखिए लगभग स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने इंटरनल यहां पर समाप्त कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, फीमेल, जिस तरीके से मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के सेक्शन को हम लोग पढ़े थे, उसी तरीके से फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और फिर मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद तब हम लोग गैमेटोजेनेसिस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको काफी आसान तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से यहाँ पर सुनने की कोशिश करें तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं लग रहा है यहाँ पे।
कि गौरव कुमार ने क्वेश्चन पूछा है कि आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन का काम करता है लेकिन है तो थिन ही ना। अब देखिए इसी चीज को मैंने इलैबोरेट कर दिया। आप एक स्टूडेंट हैं, बिल्कुल मैं भी आपकी जो किताब है एनसीईआरटी मैं भी उसी को पढ़ा रहा हूं, इसलिए जब इस टॉपिक को मैं डिस्कस करा तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एनसीईआरटी में लिखा है थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग, हम लोग भी आंसर में उसको थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही सही मानेंगे। लेकिन बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूं, आपने किताब में उसके एक लाइन को पढ़ा हुआ है, मैंने उसे अपने आंखों से देखा हुआ है। अब काफी ज्यादा थिक लेयर है, इसलिए आप चिंता ना करें, वो एक थिक लेयर है। किसी ने कहा आउटर मोस्ट लेयर मसल, मसल नहीं होगा, मसल तो सिर्फ मिडिल लेयर में। मेल में ऐसा किसी खास तरीके के मसल को हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल नहीं कर सकते, फिर भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उससे हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट का दर्जा मेल में दे सकते हैं, क्योंकि मेल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। हाँ, किसी ने क्वेश्चन यहां पर मुझसे पूछा है कि सर इतने क्लासेज हो गए, मुझे 99% टॉपिक्स समझ में नहीं आया। तो चलिए थोड़ी सी दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से प्लेबैक करके देखें। ये क्वेश्चन नहीं है, आपकी कंसर्न है कुछ दूसरे तरीके से, तो इसको मैं क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व नहीं कर सकता। टी सीरीज स्पेशल को यहां पर बैठे हुए उनके क्वेश्चन को ले लेते हैं। सर जो यूट्रस में 3 लेयर्स होता है, वही 3 लेयर्स ओविडक्ट में भी होता है क्या? नहीं, ओविडक्ट में ऐसे किसी लेयर्स की बात हमने नहीं की। ओविडक्ट में सिर्फ 2 ही लेयर होते हैं, बाहर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, अंदर की तरफ सिलेटेड सेल्स होते हैं। क्योंकि इमेजिन कीजिए अगर ओविडक्ट में भी अगर मसल्स होते तो फिर अंदर इसके वाल के अंदर सीलिया की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मसल ही कॉन्ट्रैक्शन करके ओवम या जाइगोट को आगे बढ़ा सकते थे। तो ओविडक्ट में सिर्फ 2 ही लेयर्स होंगे। बिल्कुल, अभी तक हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी आपके पूरी तरीके से एनसीईआरटी को मैंने फॉलो किया है। एनाटॉमी इसे कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ओब्वियसली इसे एनाटॉमी ही कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन किसी पांडे जी सर ने पूछा है कि ओवेरियन सिस्ट कैसे हो जाते हैं फीमेल्स में। बहुत आसान सा चीज है, जैसे ओवरी मैंने देखा, मैंने आपको एक चीज और भी यहाँ पर क्लियर किया था कि इस ओवरी के अंदर ओवम प्रोडक्शन होता है। हर महीने ओवम प्रोडक्शन कितने होते हैं? एक, अल्टरनेट करके। सामान्यतः ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि इस ओवरी में इस महीने अगर ओवम बना होगा तो अगले ओवरी में अगले महीने बनेगा, फिर उसके अगले महीने इसमें बनेगा, फिर उसके अगले महीने इसमें बनेगा। अल्टरनेट जनरली करता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। कई सारे ओवम भी एक बार में डेवलप होने की कोशिश करते हैं, और अगर जरूरत से ज्यादा ओवम अगर किसी भी तरफ में डेवलप करने की कोशिश करें, और कई सारे और भी हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से अक्सर वो ओवम क्या होते हैं, ओवुलेशन में हिस्सा ना लेकर वो क्या करते हैं, गांठ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हीं गांठों को हम लोग ओवेरियन सिस्ट भी कहते हैं, और इस डिजीज को हम लोग पीसीओडी भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो जनरली आप इसके पीछे हार्मोनल इंबैलेंस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। क्वेश्चन है सर व्हाई वी रिमूव यूट्रस। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें यूट्रस क्या शरीर के काफी इंपॉर्टेंट हिस्से को भी काट कर अलग कर देना पड़ता है ना। तो अगर जरूरत पड़ेगी और किसी ऑर्गन में अगर ऐसी कुछ बीमारी हो गई, मान लेते हैं, जो कि अब ठीक होने के लायक ही नहीं बचा, तो बेसिकली उसे रिमूव कर देना ही सबसे बेहतरीन चीज माना जाता है। मैं आपके क्वेश्चन एक एक करके लेने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अगर आपको कुछ भी कंसर्न हो, पहला 2 काम आपको करना होगा। एनसीईआरटी लेकर जरूर बैठें, नोट्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रोवाइडेड है। तीसरा, लाइव लेक्चर चल रहा है। चौथा, आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी आजादी है, जिसको मैं क्वेश्चंस ले भी रहा हूं। अब 5वां, वीडियो को भी अपलोड किया जाता है, आप उसे चाहें तो सैकड़ों बार सुन सकते हैं। एक एक लाइन को आप बार बार प्लेबैक करके देख सकते हैं। इससे आसान तरीके से समझाना काफी मुश्किल है। और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर्स रट के नहीं बनते, डॉक्टर सिर्फ समझ के ही बन सकते। हाँ, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सर जैसे स्टमक में रूज का वेरिएशन होता है हंगर बढ़ाने या घटने पर, वैसे ही वजाइना में होता है क्या? फिर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, सर जैसे स्टमक में रूज का वेरिएशन होता है हंगर बढ़ने या घटने पे। रूज में वेरिएशन, पहला मैं आपको बता देता हूं, हंगर के बढ़ने या घटने से रूज में वेरिएशन नहीं होता, बल्कि भोजन की मात्रा के बढ़ने या घटने की वजह से रूज में वेरिएशन होता है। सपोज कीजिए स्टमक में किसी व्यक्ति ने ज्यादा भोजन को अकोमोडेट करना है, तो बेसिकली रूज क्या होंगे, अनफोल्डेड हो जाएंगे। रूज की संख्या नहीं बढ़ती, रूज क्या है, फोल्ड्स को हम लोग कहते हैं, ऐसे फोल्ड्स को हम लोग कहते हैं रूज। इमेजिन कीजिए अब ये फोल्ड्स हैं, लेकिन अगर खुल जाए तो शायद ऐसा दिखने लगे। तो फोल्ड्स खुलते हैं, तो रूज की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन हाँ रूज के जो लुक है, लुक में जरूर डिफरेंस आती है भूख के अनुसार से। भूख के अनुसार भी नहीं, भोजन की मात्रा के अनुसार से। अगर ज्यादा भोजन आएगा तो ऐसे रूज अनफोल्डेड हो जाएंगे, और कम भोजन होगा तो रूज फोल्डेड ही नजर आएंगे।
नॉन सिलेटेड भी होता है ना सर लेयर, कहां पर नॉन सिलेटेड? नॉन सिलेटेड बिल्कुल होते हैं। कहां पर होते हैं मैं बताता हूं आपको। जो यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम की लेयर है, इसमें नॉन सिलेटेड सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं, लेकिन इसमें सिलेटेड सेल्स भी हैं। तो अगर इंडोमेट्रियम की कंपोजिशन को अगर और मैं इलैबोरेट करूं तो इसमें तीनों तरीके के सेल हैं। इसमें सिलेटेड कॉलमनर सेल्स भी हैं, नॉन सिलेटेड कॉलमनर सेल्स भी हैं, और इसमें ग्लैंडुलर सेल्स भी पाए जाते हैं। तो बिल्कुल नॉन सिलेटेड सेल्स हैं, लेकिन यूट्रस इंडोमेट्रियम के लेयर में है, ना कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और होते भी होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनकार कर सकते कि नहीं होता है। अगर किसी ने सेक्शन देखा, अगर मान लेते हैं कि जहां लाखों की संख्या में सिलेटेड सेल हैं, अगर 10, 20, 50 अगर नॉन सिलेटेड दिख भी जाए तो क्या उसको हम लोग सही ठहरा देंगे? ऐसा नहीं। तो किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से हुआ होगा, हो सकता है सीले डेवलप ना हुआ हो, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं बनता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिमूवल ऑफ ओवरी? फिर से किसी ने पूछा कि ओवरी हटाने के पीछे क्या वजह नजर आती है। जिस तरीके से अभी जस्ट मैंने कहा कि यूट्रस हटाने के पीछे भी क्या वजह हो सकती है, हो सकता है ऐसी कुछ बीमारी, हो सकता है यूट्रस का कैंसर ही किसी फीमेल को हो गया हो, यूट्रस में ऐसी इन्फ्लामेशन हो गई जो कि अब इनक्यूरेबल हो, ऐसी बहुत सारी वजह है। वैसी हालत ओवरी की भी होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारी ओवरी की हो सकती है। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को रिमूव करने का डिसीजन कब लिया जाता है? व्हेन इट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग। अगर किसी भी चीज को शरीर में रखने की वजह से अगर जान जाने का जोखिम होता है तो बेहतर ऑप्ट किया जाता है कि उन्हें हटा दें, कम से कम जान तो बचेगी। इसलिए बहुत सारी ऐसी बीमारी आगे आप जाकर डॉक्टर बने और देखेंगे ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां चली आती है, इसमें यूट्रस हो या ओवरी हो, उसे हटाने की जरूरत चली आती है। पेक सेल्स तो नॉन सिलेटेड होता है ना सर। पीजीसीज की बात कर रहे हैं क्या आप? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। प्राइमोडियल जर्म सेल्स यहां तो पीजीसीज तो नहीं आ रहे हैं। पीजीसीज तो आपको ओवरी और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आएंगे। पेक सेल्स मैंने नाम थोड़ा क्लियर नहीं समझ पा रहा हूं, आप इसे थोड़ा और इलैबोरेट करके पूछिए। पूरा नाम अच्छे से आप बोलिए, मैं समझने की कोशिश करता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने के लिए भी अपने क्वेश्चन का आप इलैबोरेट करके पूछिए, मैं जरूर इसे स्पेसिफाई कर दूंगा तत्काल। अभी मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया भी नहीं, लेकिन उसका क्वेश्चन मुझे मिल रहा है। जो भी हो, आप पहले तो पेक सेल्स का नाम मुझे थोड़ा क्लियर करिए और फिर क्वेश्चन को थोड़ा और इलैबोरेट कीजिए, मैं उसे समझा सकता हूं। पीसीओडी को कैसे ठीक किया जाए? पीसीओडी को ठीक करने के जो आपने ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ पूछा, तो ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूं। ट्रीटमेंट की भी पढ़ाई एमबीबीएस के 4th ईयर में इसकी शुरुआत होती है, अभी आप उसके काफी पहले हैं, इसलिए आप पीसीओडी की ट्रीटमेंट काइंडली मुझसे ना पूछें। फिर भी अगर किसी को पीसीओडी हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकता है, अपनी रिपोर्ट्स आप मुझे भेज सकते हैं, मैं पूरी तरीके से आपको गाइड करूंगा क्या कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको मेडिसिन से बता दूं या उसका ट्रीटमेंट बता दूं। तो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए विथ रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन। आप क्वेश्चन पूछा गया सर यूट्रस में भी पेरिस्टाल्सिस होता है क्या? जनरल इंटरनल ऑर्गन्स में या कहीं पर भी जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें पेरिस्टाल्सिस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट में हम लोग पेरिस्टाल्सिस शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग पेरिस्टाल्सिस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किए थे? मेल में भी एपिडिडायमिस और वास डिफरेंस में हमने कहा था, उसके अंदर भी पेरिस्टाल्सिस नाम की मूवमेंट्स हो रही है। तो वैसे जगह पर हर जगह पर उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहा जाए आवश्यक नहीं है। इसलिए यूट्राइन मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ शब्द यहाँ पर जनरली लिखा हुआ नहीं मिलता। यूट्रस के अंदर होने वाले मूवमेंट्स को हम लोग जनरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, ना कि पेरिस्टाल्सिस। तो ये शब्दों का थोड़ा हेरफेर जरूर है, ऐसा नहीं कि डिनाई कर सकते, लेकिन जनरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस वर्ड ही सुनने को मिलते हैं, पेरिस्टाल्सिस सुनने को नहीं मिलता। मायोमेट्रियम का एक फंक्शन मुझे दिख रहा है। मायोमेट्रियम बीच में क्वेश्चन और गया, मैं देख रहा हूं। मायोमेट्रियम का फंक्शन मैंने बताया था, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। उस स्मूथ मसल के दो पर्पस हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल होने की वजह से अगर चाइल्ड बियरिंग जो भी यहाँ पर घटना घटती है तो उसके वजन को होल्ड करने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं, पहला फंक्शन। और दूसरा, उसी के ऊपर ऑक्सीटोसिन का असर पड़ता है। ऑक्सीटोसिन का असर की वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से चाइल्ड बर्थ होते हैं। हाँ, क्वेश्चन ठीक है। अभी मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल से इंडोक्राइन सिस्टम की आपकी प्रॉब्लम है, हार्मोन 11th क्लास का है। मैं इसको फिर भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ओवरी को रिमूव कर देंगे तो हार्मोनल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दे आर रिलीज्ड इन द ब्लड। तो ओवरी को तो ऑलरेडी मैंने छोड़ ही दिया है ना। ओवरी को अगर मैंने छोड़ ही दिया है तो बेसिकली उसके अंदर यूट्रस को, मैंने दोनों तरीके से आंसर दे रहा हूं। मैंने यूट्रस को हटा दिया, ओवरी को छोड़ दिया। ओवरी को छोड़ दिया तो बेसिकली उसके अंदर ब्लड सप्लाई के जरिए हार्मोन तो पूरे हो ही जाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि ओवरी को अगर हटा देंगे तो हार्मोनल रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होंगे? दिस इज कॉल्ड HRT, इसे हम लोग कहते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी।
ऐसे बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स शरीर से अलग अलग परिस्थितियों की वजह से हटाने की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग ओवरी भी हटाने की जरूरत पड़ जाती है। तो वैसे ही ओबियसली फीमेल्स के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन से इसकी जो कॉम्बिनेशन है उसकी कमी होने वाली है, उसको हम बाहर से सब्स्टिट्यूशनल हार्मोन देते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ थेरेपी इज कॉल्ड HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंड विच शुड बी कंटिन्यूड थ्रू आउट लाइफ। तो ये क्लास 11th के टॉपिक्स, ये आपके सिलेबस का हिस्सा कहीं नहीं, ना 11th का ना 12th का, फिर भी मैंने आपको गाइड किया हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो बाय HRT। हाँ, फिर से आ गया वो पेज सेल, ऊपर छूट भी गया था, क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूं। ग्रेलिन एंड लेप्टिन का सिक्रेशन से चेंजेज आता है, बिल्कुल वहां पर चेंजेज आता है। पेग सेल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ओविडक्ट विच इज नॉन सिलेटेड। पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आप उसका नाम पेग सेल्स रख रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर के वॉल में नॉन सिलेटेड सेल्स भी होते हैं, और नॉन सिलेटेड सेल्स जनरली क्या सिक्रेट करते हैं, तो वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड म्यूकस से सिक्रेट करते हैं। सिंपली हम लोग लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को म्यूकस ही कहा करते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर के वॉल में अगर म्यूकस अगर रहे तो लुब्रिकेशन होने की वजह से सीलिया जनरली काफी हार्ड नहीं होते, उनकी स्मूथनेस बनी रहती है, और जो भी अनफर्टिलाइज्ड ओवम होते हैं या जो जाइगोट आगे बनेंगे उसको आगे ढकेलने में काफी मदद मिलती है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि उसमें नॉन सिलेटेड सेल्स होते हैं और सिक्रेशंस जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे सेल्स की संख्या नगण्य है और आपको सिलेबस में कहीं इंक्लूड नहीं करता, और बिल्कुल वो लेप्टिन सिक्रेट करते हैं। लेकिन ग्रेलिन के बारे में मुझे कोई जानकारी याद नहीं आ रही, हो सकता है मैंने पढ़ा हो लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन लेप्टिन जरूर सिक्रेशन होता है। आपके क्वेरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, टॉपिक से हटकर अब हम लोग फिर से वापस क्वेश्चन लेना बंद करेंगे। फिर से क्वेश्चन आने लगा कि हिस्टेरेक्टोमी के बाद ओवरी का क्या। ओब्वियसली अगर प्रॉब्लम यूट्रस में है तो रिमूव तो यूट्रस को ही करेंगे, ओवरी को नहीं करेंगे, ओवरी को बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। तो कॉमन से क्वेश्चन है। पीसीओडी को रिपीट करिए सर। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से इसके अंदर, एक ओवरी के अंदर कई सारे ओवम एक साथ डेवलप होने की कोशिश करते हैं, और उसी इंबैलेंस की वजह से डेवलप करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ओवम क्या होते हैं, काफी हार्ड सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ना वो अंदर रह पाते हैं, ना ही वो ओवुलेशन होकर बाहर निकल पाते हैं, बल्कि गांठ बनकर रह जाते हैं। ऐसी बीमारियों को, क्योंकि इसकी ऐसे सिस्ट की संख्या एक ओवरी के अंदर बहुत सारी होगी, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और जनरली इस पीसीओडी जैसे चीजेज में कुछ मेडिसिन तो चलते हैं, लेकिन 6 से 8 महीने में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, इसके इलाज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ सर, इंट्रा एब्डोमिनल स्पेस में यूट्रस कैसे होल्ड रहता है। लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा मैंने काफी सारे सपोर्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाए हुए थे, है ना। किसी भी फैलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए कुछ फोल्ड्स हम लोग को नजर आते थे, जो कि पेरिटोनियम से कुछ मेम्ब्रेनस फोल्ड्स से जो इस फैलोपियन ट्यूब को होल्ड करते थे, हम लोग नाम देते थे हम लोग मेजोसैल्पिंग्स। वैसे ही यूट्रस को होल्ड करते थे, उसका नाम रखते थे हम लोग मेजोमेट्रियम। वैसे ही ओवरी को हम लोग होल्ड करते थे, उसका नाम रखते थे मेजोवेरियन। यानी पेरिटोनियल फोल्ड से जो पेरिटोनियल कवरिंग है उसे कुछ थिक मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होते हैं जो कि इन स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखते हैं। तो यूट्रस को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर्स का नाम हमने रखा था मेजोमेट्रियम। तो मेजोमेट्रियम की वजह से होल्ड रहता है, और इसकी लोकेशन मैंने सबसे पहले क्लास में समझा दी थी। किसी चाहे वो मेल स्ट्रक्चर्स या फीमेल स्ट्रक्चर्स, लोकेशन कहां पर है, आगे की तरफ होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, पीछे की तरफ होते हैं रेक्टम, और दोनों के बीच के जो स्पेस होते हैं, इन्हीं स्पेस में इन्हें होल्ड किया जाता है। हालांकि स्ट्रक्चर जो डायग्राम है तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन रियल में इस तरीके से हॉरिजॉन्टली यूट्रस प्लेस नहीं रहता, क्योंकि रेक्टम, इमेजिन कीजिए इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको समझा सकता हूं। रेक्टम अगर नीचे से इस तरीके से है, तो यूट्रस इसके ऊपर इस तरीके से प्लेसमेंट रहता है, लाइक दिस। यानी भले इमेज में आपको यूट्रस कुछ इस तरीके से नजर आ रहा हो, लेकिन वाकई ऐसा नहीं रहता। तो रेक्टम नीचे से इस तरीके से आता है, इसके बीच में यूट्रस इस तरीके से रहता है, और आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर रखते हैं। तो रेक्टम के ऊपर ही यूट्रस इस तरीके से होल्डेड रहता है, सपोर्ट रहता है, और नीचे की तरफ इस तरीके से वजाइनल कैनाल वगैरह दिखते हैं। तो थोड़ा सा टिल्टेड स्ट्रक्चर है, आपको ये पूरा इमेज स्ट्रेट दिख रहा होगा, लेकिन रियल में वजाइनल कैनाल इस तरीके से होंगे और यूट्रस इस तरीके से होते हैं, टिल्टेड होते हैं। तो रेक्टम इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है पीछे की तरफ से, और यही वजह है कि जनरली प्रेगनेंसी के समय वजन बढ़ने की वजह से फीमेल्स के यूरिनरी ब्लैडर, आगे ब्लैडर है उसके ऊपर भी दबाव पड़ता है, और पीछे के रेक्टम के ऊपर भी दबाव पड़ता है। नतीजा फीमेल्स में इनवॉलंटरी, जिसको यूरिनेशन कहते हैं, या इनवॉलंटरी जिसको डिफिकेशन कहते हैं, इसकी शिकायत काफी बढ़ जाती है ड्यू टू प्रेशर।
हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने पूछा, क्या एक ओवरी को हटा देंगे तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ा है, लेकिन बिल्कुल अगर एक ओवरी को हटा दिया जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल होगा, क्योंकि दूसरा ओवरी है अभी भी इंटैक्ट है और वहां से भी एस्ट्रोजन या जो भी प्रोजेस्टेरोन वाले हार्मोन आते हैं वो अभी भी आते होंगे और उसके ऊपर एफएसएच और एलएच नाम का हार्मोन काम करता है। मतलब साफ है, अगर एक ओवरी को रिमूव भी कर देंगे तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी घटना जरूर घटेगी। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी कहते हैं, कंपनसेट करना। जनरली अगर दो होते हैं तो दोनों, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं इधर के ओवरी से भी कुछ सिक्रेशन हो रही है, मान लेते हैं 5 माइक्रोग्राम, और इधर के ओवरी से भी कुछ सिक्रेशन हो लगभग 5 माइक्रोग्राम, तो दोनों कितने हो गए 10 माइक्रोग्राम। लेकिन अगर एक ही होते हैं वो एक ही क्या करता है, लगभग डबल सिक्रेशन करता है, 10 माइक्रोग्राम के आसपास करता है, जिससे दूसरे ओवरी से निकलने वाले जो हार्मोनल जो कमी नजर आ रही है उसको कंपनसेट कर सके, एंड दिस इज कॉल्ड कंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो वैसे स्थिति कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से अप्लाइड क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं कहीं मिल सकता। एक क्वेश्चन आ रहा है फिर से, सर यूट्रस को रिमूव कर देंगे तो ओवम कहां जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन सही है, क्योंकि हमने यूट्रस को रिमूव किया। यूट्रस अगर रिमूव किया जाता है तो फैलोपियन ट्यूब को भी सामान्यतः रिमूव कर दिया जाता है। तो वैसी स्थिति में अगर ओवरी को छोड़ दिया गया तो ओवुलेशन तो यहीं पर होगा, ओवुलेशन तो यहीं पर होगा, और इसके आसपास बहुत सारे एरियाज होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं फैगोसाइटिक सेल होते हैं। जैसे एक खास एरिया होता है, नाम आपने ऑलरेडी नहीं सुना, उसे हम लोग पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। ये मेडिकल साइंस का टर्म आ गया। अब आप सोचिए, मैंने एक नाम लिया, अब आप उसको क्वेरी करेंगे कहां पर है ना, इसी जगह पर। तो अगर मैंने इस सारे स्ट्रक्चर्स को हटा दिया तो इसके ओवरी के आसपास जो एरिया है उसे हम लोग कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। तो पाउच ऑफ डगलस के बहुत सारे सेल्स फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, और वो इस ओवम को क्या करेंगे, फैगोसाइटोस कर जाएंगे, खा जाते हैं। तो पाउच ऑफ डगलस के जो फैगोसाइटिक सेल्स है उसे खा जाने का काम करते हैं। दैट मींस ओवम फैगोसाइटोसिस होकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उससे रिसीव करने का स्ट्रक्चर्स नहीं बचे रहेंगे। फिर से क्वेश्चन, आपने मेरे आंसर को समझा नहीं। मैंने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले, किसी ने कहा, फिर से क्वेश्चन, फिर से जस्ट अपोजिट, आप ध्यान से सुनते नहीं है इसलिए दोबारा क्वेश्चन पूछ बैठते हैं। फिर से आपने क्वेश्चन पूछ बैठा है कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट नहीं होगा। अभी जस्ट मैंने कहा कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, अगर हमने एक को हटा दिया एक ही बचा, और एक ही बचा तो क्या करेगा, दोनों की जिम्मेदारी को पूरा करता है, और दोनों की जिम्मेदारी को पूरा करने की वजह से जनरली किसी तरीके की प्रॉब्लम्स महसूस नहीं होते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, और अगर प्रॉब्लम आनी होगी तो एक नॉर्मल फीमेल से भी आएंगी। मैंने यूट्रस को भी छोड़कर रखा हुआ है, नॉर्मल फीमेल जिसमें कोई बीमारी नहीं है, यूट्रस भी वहीं पर है, फैलोपियन ट्यूब भी वहीं पर है, ओवरी भी वहीं पर है। तब तो ऐसी स्थिति में क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल क्या हर एक फीमेल्स में नॉर्मल है? जवाब है नहीं। बहुत सारे फीमेल्स में तो 2-2 महीने या 2.5 महीने पर भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फीमेल्स से मात्र 12 से 15 दिन पर भी देखने को मिलते हैं। यानी इसकी साइकिल तो एक नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में भी देखने को नहीं मिलती। तो आप एक फिक्स रूल अगर आप मुझसे सुनना चाहेंगे, एक एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेरफेर होगी कि नहीं, तो ऐसा कोई फिक्स रूल कभी बना नहीं, क्योंकि कोई भी हार्मोन्स की मात्रा ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है और परिस्थितियों के अनुसार भी वैरी करती है। इसलिए ऐसा अगर आप फिक्स रूल सुनना चाहेंगे तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं बना। चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। हम लोगों ने अभी तक फिलहाल क्या पूछा, काफी सारे चीज यहां पर हम लोगों ने लिए। आपके जो अप्लाइड क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके क्लास 11th के इंडोक्राइन सिस्टम से जुड़े हुए कुछ कंफ्यूजन्स की वजह से जनरेट हुए थे, तो उसको मैंने थोड़ा सा दूर किया। हाँ, कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस थे, और ऐसा भी मैं इनकार नहीं करता कि क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलते, ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलते रहते हैं। इसलिए बेहतर ही था आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे मिले आप मुझसे फिर से पूछें। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, टोटल 3 अलग अलग स्लाइड के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर से। सपोज कीजिए मुझे आपको जैसे कि पढ़ाना है, जैसे मान लेते हैं एक स्ट्रक्चर मुझे पढ़ाना है। अब मान लेते हैं इस पेन के ऊपर में 3 लेयर के मसल्स होते, मान लेते हैं 3 लेयर के मसल होते। तो जरा सोचिए, जब इस पेन के इमेज को जब मैं बनाता और इसके ऊपर जब 3 लेयर के मसल्स दिखाने होते, तो क्या एक ही इमेज में तीनों दिखाना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो ओवरलैप कर जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे अंदर के लेयर को पढ़ेंगे, उसके बाद एक नया इमेज बनाकर उसके बाहर के लेयर को पढ़ेंगे, उसके बाद एक नया लेयर बनाकर सबसे बाहर के इमेज को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से काफी आसान हो जाता है, ध्यान में रखना, इससे मर्ज नहीं होता, क्योंकि इमेज में ओवरलैपिंग बनाना पॉसिबल नहीं होता। ओवरलैपिंग समझा तो जा सकता है लेकिन उसे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 3 इमेज में यहां पर बनाने वाला हूं। क्या करता हूं, सबसे पहले एक एरिया की बात करता हूं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पर आ गए। एक पूरे एरिया को हम लोग ले लेते हैं। जो भी एरिया फिलहाल मैंने यहां पर ले लिया, जो भी एरिया ले लिया, इसका एक नाम है। इसे हम लोग 2 नाम दे सकते हैं, एक या 2 नाम। इस पूरे एरिया को हम लोग या तो कहेंगे वेस्टिब्यूल, या इसी को कहेंगे यूरोजेनिटल साइनस। ठीक है,
एक एरिया को हमने ले लिया, इसी एरिया में हम लोग काफी सारे स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो भी एरिया फिलहाल आपको दिख रहा है, स्पेस आपको दिख रहा है, इस पूरे स्पेस को हम लोग वेस्टिब्यूल भी कहेंगे, इसी को हम लोग यूरोजेनिटल साइनस भी कहेंगे। और इसमें क्या है, ऊपर की तरफ एक ओपनिंग नजर आ रही है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यानी यूरेथ्रा दैट मींस यूरिन का आने का रास्ता, और नीचे की तरफ एक और ओपनिंग नजर आ रही है जिसको हम लोग वजाइनल ओपनिंग या वजाइनल ऑरिफिस भी कहते हैं। तो आपको टोटल तो इस यूरोजेनिटल साइनस में आपको दो ओपनिंग नजर आ रही है, जो अपर स्मॉलर ओपनिंग है इसे हम लोग यूरेथ्रा कहेंगे, और लोअर जो बिगर ओपनिंग है इसको हम लोग वजाइनल ऑरिफिस या वजाइना कह सकते हैं। और ये जो वजाइनल ऑरिफिस या वजाइना है, ये क्या रहते हैं, पार्शियली एक मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं, पार्शियली एक मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम लोग कह रहे हैं हम लोग हाइमेन। तो बीच में थोड़े से गैप होते हैं, गैप आवश्यक भी है क्योंकि यहीं से मेंस्ट्रुअल ब्लड्स जो फ्लूइड्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। दोनों तरफ ग्लैंड है ना, जो वजाइनल ऑरिफिस इसके दोनों तरफ क्या है, ग्लैंड। इस वजाइनल ऑरिफिस के इस साइड में भी मैं एक ग्लैंड बना लेता हूं, और इसकी ओपनिंग को डाल देता हूं बीच में वजाइनल ओपनिंग कैनाल में, उसी तरीके से इधर भी मैं एक ग्लैंड बना लेता हूं, इसके ट्यूब को भी मैं डाल देता हूं वजाइनल इस कैनाल के अंदर डाल देता हूं। इस ग्लैंड का नाम क्या रखेंगे, बार्थोलिन्स ग्लैंड, इसको बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखिए होमोलोगस वाला मामला आ गया, जब मेल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तो वहां पर कौन आया था, काउपर्स ग्लैंड, याद कीजिए। काउपर्स ग्लैंड सबसे नीचे यूरेथ्रा, प्रोस्टेट के नीचे आपको काउपर्स ग्लैंड दिखा था जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते थे, ठीक समतुल्य है। तो मेल में आप जिसको काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, और वो जो काम करता है सेम काम ये ग्लैंड भी करता है, इसका नाम होगा बार्थोलिन्स ग्लैंड, इसी को बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। यानी काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता था, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता था, सेम काम बार्थोलिन्स ग्लैंड या बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। आप लोग इसको चैटिंग मैकेनिज्म बना रहे हैं, ये गलत बात है। जब पढ़ाई आगे बढ़ जाए, जब टॉपिक यहां पर कुछ रनिंग हो, तो काइंडली ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें। ये चैटिंग काफ़ी बेकार तरीके से चल रही है आप लोगों की, अननेसेसरी चैट है। ध्यान दीजिए, जब होता क्या है ना, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, फिर मैं इसको टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ। पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि जब आप 11th-12th में अभी आप पढ़ रहे हैं और तब आपके पास इतनी नॉलेज है, पता नहीं आपने कितने सारे रेफरेंस बुक पढ़े। रेफरेंस बुक के बारे में भी मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ जो रेफरेंस बुक हैं वो सिर्फ गलतियों से भरे हैं, सब चोरी का अंजाम है। आज किसी व्यक्ति को राइटर बनने की इच्छा हो जाती है तो क्या करता है, 10 किताब बाजार से खरीद कर लेकर आएगा, सब में से कुछ ना कुछ चोरी करेगा और एक नए तरीके से उसको असेंबल कर देता है, एक नई किताब छप जाती है। फिर अगला कोई राइटर आएगा, ऐसे ही क्या करेगा, पहले जो भी किताब उसको लेकर आता है लेकर छाप देता है। होता क्या है ना कि जिस भी पुराने किताब को फॉलो कर रहा है ना, उसकी गलतियों को भी हूबहू ऐसे ही छाप डालता है अपने शब्दों में डालकर। तो जितने भी रेफरेंस बुक आपके लेवल में भरे पड़े हैं ना, वो सारे अनऑथेंटिक हैं, वो गलतियों के भंडार हैं। अब आप चाहे उसमें किसी भी ब्रांडेड, किसी कोचिंग के, किसी आप पैकेज के भी नाम ले लें, तो मैं उसको भी गलतियों का भंडार ही मानता हूं। इसलिए आप मुझे उसका रेफरेंस देने की कोशिश ना करें, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, फिर से क्लियर कर रहा हूं कि पढ़ाई के कोई अंत नहीं है। जरा सोचिए कि आप जितने भी रेफरेंस बुक भी आप फॉलो करते हैं, भले वो गलतियों का भंडार ही क्यों ना हो, जब आप इतना ज्यादा जानते हैं तो एक व्यक्ति जो डॉक्टर बनता होगा, जो एमबीबीएस करता होगा, फिर जो पीजी करता होगा, फिर उसके बाद भी जो सुपर स्पेशलाइजेशन करता होगा, तो वो कितने किताबों से गुजरा होगा और किन किन हद तक उसने देखा होगा। तो आप उसके साइंस को डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या अननेसेसरी चीज से अगर आप क्वेरी या चैटिंग कर रहे हैं, तो आप अपने आप पर लगाम लगाएं, या आप जैसे स्टूडेंट्स को शोभा नहीं देता किसी भी तरीके से। तो अपने लेवल की ही पढ़ाई करें, गलतियों को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश ना करें कि अगर ऐसी कुछ है, कहीं पर आपको लिखा मिल गया, कहीं पर आपने देखा हुआ मिल गया, तो हाँ ऐसा है तो सही है। मोस्ट ऑथेंटिक बुक बस एक ही हो सकता है दुनिया में, दैट इज कॉल्ड मेडिकल बुक्स। और ऐसा भी नहीं कि मेडिकल बुक्स भी 100% ऑथेंटिक हैं, उसमें भी जो इंडियन राइटर्स के बुक हैं थोड़े से कम रिलायबल माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडियन राइटर्स ऐसे भी हैं जिनके बुक को हम लोग फॉलो करते हैं, मोस्ट रिलायबल वही है। तो जो फॉरेन राइटर्स की बुक है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द इंडियन राइटर्स, जो मेडिकल साइंस के जो बुक्स लिखे जाते हैं ना, उसे मोस्ट ऑथेंटिक बुक कह सकते हैं, यू कांट डिनाई देम। अब पहले किताब आई तब हम लोग ने पढ़ना नहीं शुरू किया, पहले हम लोग ने पढ़ना शुरू किया, उसको आंखों से देखा, तब किताब में वो लिखी गई बात, ये ध्यान दीजिएगा। सो प्रैक्टिकल इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन थ्योरी। ऐसा नहीं कि किताब में हमने थ्योरी पढ़ लिया तो वही होता होगा, कोई ऊपर से गॉड आके उसने किताब लिख कर नहीं चले गए कि किताब में लिखा हुआ है तो वही तुम खोलोगे तो दिखेगा।
बल्कि हुआ क्या होगा, रिसर्च पहले हुआ होगा, पहले किसी भी चीज को ओपन किया गया होगा, देखा गया होगा, पहले प्रैक्टिकल हुआ होगा, और जो दिखा होगा उसको एक किताब में, ऑथेंटिक किताब में लिख दिया गया। अब किताब इस तरीके से बनती है ऑथेंटिक, यानी बुक क्या है, बुक एक थ्योरी है, और थ्योरी को देख के प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल में जो दिखता है उससे थ्योरी बनता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, आप जो भी रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं वो जस्ट एक थ्योरी है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, आप बस उसको काफी सीरियसली ले बैठते हैं, ये काफी एक गलत तरीका आपका देखने को मुझे मिल रहा है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का ये नतीजा है। आप आगे जाएंगे तो शायद इस चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो काइंडली कॉन्सेंट्रेट, जितने देर आपकी पढ़ाई हो आप उतने देर तक पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ये आपके लिए नुकसानदेह है, और डॉक्टर बनने की कोशिश कतई ना करें। अभी काफी लंबा रास्ता आपको लगभग 10 से 12 साल क्रॉस करना बाकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस पूरे एरिया का नाम क्या है? इस पूरे एरिया को हम लोग 2 नाम दे रहे हैं। पहले जो आपसे पूछा जाता है वो तो याद करके देख लीजिए, वो तो समझ के देख लीजिए, एडवांस साइंस बाद में जाइएगा। तो इस पूरे एरिया का मैंने 2 नाम रखा। पहला इसका नाम रखा मैंने वेस्टिब्यूल, दूसरा इसका नाम रखा हमने यूरोजेनिटल साइनस। इसमें क्या दिख रहा है, हमें 2 ओपनिंग नजर आ रहे हैं। ऊपर की तरफ जो ओपनिंग नजर आ रही है इसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस, ओब्वियसली यूरिन के आने का रास्ता, और नीचे की तरफ जो ओपनिंग नजर आ रही है इसे हम लोग कहते हैं वजाइनल ओरिफिस, दैट मींस कॉपुलेशन पार्ट है कह सकते हैं। इसमें पार्शियली एक मेम्ब्रेन दिखेगा, नाम है हाइमेन। बीच में मेम्ब्रेन क्यों नहीं रहता? बीच में मेम्ब्रेन इसलिए नहीं रहता क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो फ्लूइड्स वगैरह बाहर निकलते हैं उसके आने का रास्ता यही होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब ये भी पढ़ेंगे कि उस फ्लूइड में क्या क्या होते हैं, लेकिन अभी उसका मौका नहीं है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। फिर से दोनों तरफ ग्लैंड दिख रहे हैं, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। कॉपर्स ग्लैंड कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो रेथ्रल ग्लैंड जिसको हम लोग मेल में कहते हैं, ठीक उसी के समतुल्य ग्लैंड है, इसको नाम देते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड या बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब क्या करते हैं, इस यूरेथ्रा के ऊपर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इस छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। इस स्ट्रक्चर का अगला हिस्सा जो है फुला हुआ है। ठीक वैसा ही अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर देखने में कैसा दिखता है, जस्ट लाइक मेल एक्सटर्नल जेनिटल जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं, उसमें भी एक आगे की तरफ एक सोलन पोर्शन था, उसका नाम था ग्लांस पेनिस। एग्जैक्टली सेम उसी का होमोलोगस स्ट्रक्चर तो है। तो अगर उससे मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को अगर पेनिस और उसके सूजे हुए हिस्से को अगले सोलन पोर्शन को अगर ग्लांस पेनिस कहते हैं, इसमें भी ठीक वैसा ही नाम है, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले। इस स्ट्रक्चर का नाम है क्लाइटोरिस, लेकिन क्लाइटोरिस का आगे का जो सूजा हुआ हिस्सा नजर आता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लांस क्लाइटोराइडिस। अगर मेल में पेनिस था तो सोलेंट पोर्शन को ग्लांस पेनिस कह देते थे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का नाम क्लाइटोरिस है, इसलिए इसके अगले सोलेंट पोर्शन का नाम होगा ग्लांस क्लाइटोराइडिस कह देंगे। तो फिर से किसके होमोलोगस चला गया, ये होमोलोगस चला गया, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का होमोलोगस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के बाहर में एक मस्कुलर फोल्ड या फ्लैप डालने की कोशिश करते हैं। मस्कुलर फोल्ड, ध्यान दीजिए, इधर से भी एक मसल की एक फोल्डिंग आएगी, इधर से भी एक मसल की फोल्डिंग आएगी। तो चलिए मैं एक डिफरेंट कलर का प्रयोग करता हूं, रेड। तो इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मसल की एक फोल्डिंग लेकर आ रहे हैं। उस मसल ने क्या किया, अगर आप देखें तो उसने बार्थोलिन्स ग्लैंड को ढक लिया। इधर से एक मसल है, बिल्कुल मसल की एक फोल्ड इधर से भी है, मसल की एक फोल्ड इधर से भी है, इसने क्या किया, बार्थोलिन्स ग्लैंड को ढक लिया। यानी बार्थोलिन्स ग्लैंड अब नजर नहीं आएगा, नजर आएगा मसल का फोल्ड। लेकिन क्या मस्कुलर फोल्ड इतना ही है? हालांकि बीचों बीच आपको यूरेथ्रा भी नजर आ रहा है, नीचे की तरफ वजाइनल ओरिफिस भी नजर आ रहा है, लेकिन बार्थोलिन्स ग्लैंड छुप गया। लेकिन क्या ये जो मस्कुलर फोल्ड है मात्र इतना ही है? नहीं, इसमें थोड़ा और जोड़ना होगा। ये जो मस्कुलर फोल्ड है पीछे की तरफ आकर दोनों आपस में फ्यूज्ड हो गया, यानी मसल्स ऐसे भी है, मसल्स ऐसे भी है, लेकिन नीचे की तरफ आकर दोनों मसल्स क्या है, एक ऐसा भी पॉइंट है जहां आकर दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। इस पॉइंट का नाम रखते हैं हम लोग फॉर्सेट। तो इस पॉइंट का नाम रखेंगे फॉर्सेट। और जिस मसल के फोल्ड को हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, इसका नाम क्या है, इसका नाम रखें लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो हम लोग लेबिया माइनोरा नाम के मसल के फोल्ड को पढ़ रहे हैं। उसने क्या किया, वाजिनल ओरिफिस के नीचे वो फ्यूज्ड हो गए। इस फ्यूज्ड पॉइंट का नाम पड़ रहा है फॉर्सेट। और ये जो लेबिया माइनोरा नाम का मसल है, ऊपर की तरफ भी जाकर वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाकर, ठीक याद रखिए, जिस तरीके से मेल में ग्लांस पेनिस को ढकने के लिए स्किन की एक फोल्ड होती थी, उस फोल्ड का नाम रखते थे हम लोग प्रीप्यूस या फोरस्किन। ठीक वही हालत यहां पर भी है। यहां पर भी ग्लांस क्लाइटोराइडिस को क्या करेंगे, इसी लेबिया माइनोरा ने क्या किया, एक मसल के फोल्ड से, थोड़ा जूम करेंगे तो दिखेगा शायद, इसने क्या किया, इस लेबिया माइनोरा नाम के मसल ने क्या किया, ग्लांस क्लाइटोराइडिस नाम के स्ट्रक्चर को एक फोल्ड से घेर लिया। इस फोल्ड का भी नाम क्या है, इस फोल्ड का भी नाम सेम है, प्रीप्यूस या फोरस्किन। यानी लगभग देखिए सब कुछ मामला वैसे ही दिख रहा है। तो पूरे एरिया का नाम था वेस्टिब्यूल या यूरोजेनिटल साइनस। ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे वाजिनल ओरिफिस, दोनों तरफ बार्थोलिन्स ग्लैंड, पार्शियली ओवरलैप्ड हाइमेन दिख रहे थे। इसके ऊपर मसल की एक फोल्ड हमने इस तरीके से ड्रॉ की, तो एक मसल की एक फोल्ड हमने इस तरीके से यहां पर ड्रॉ की, इधर भी है, इधर भी है, इसका नाम है लेबिया माइनोरा। लेकिन लेबिया माइनोरा वाजिनल ओरिफिस के नीचे फ्यूज किया, नाम पड़ा फॉर्सेट। और लेबिया माइनोरा ऊपर भी फ्यूज किया, कहां पर गया, उसने क्लाइटोरिस
क्लैटोरिस के जो सोलेन पोर्शन इसको हम लोग कहते हैं ग्लांस क्लैटोराइडिस, इसको क्या किया, एक फोल्ड बनाकर उसने घेर लिया, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया सेम ग्लांस क्लैटोराइडिस को इसने फोल्ड किया, इसका भी नाम पड़ गया प्रीप्यूस या फोरस्कीन, जैसा मेल में नाम रखा था। ये पहली स्लाइड है। लेकिन इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर भी एक और मस्कुलर, तो चलिए दूसरा स्लाइड बनाते हैं। ये सबसे नीचे का है, इमेजिन कीजिए सेम स्ट्रक्चर, जो यहां तक दिख रहा तो सब कुछ है, जो यहां तक दिख रहा तो सब कुछ है, बीचों बीच यहां पर हम लोग यूरेथ्रल ऑर्फिस दिख रही है, वजाइनल ऑर्फिस दिख रही है, जो स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा तो सारे स्ट्रक्चर्स यहां पर मौजूद हैं जैसे है। लेकिन लेबिया माइनोरा के ऊपर एक और मसल का फोल्ड आएगा, लेबिया माइनोरा के ऊपर क्या होगा, एक और मसल का फोल्ड आएगा, इस तरीके से इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, दोनों तरफ से इसके ऊपर एक और मसल का फोल्ड आ गया, इसका नाम पड़ गया लेबिया मेजोरा। तो देखिए लेबिया माइनोरा ही इकलौता मसल था जो ऊपर भी जाकर उसने फ्यूज होकर कुछ खास स्ट्रक्चर बनाया और नीचे भी वो फ्यूज होकर उसने कुछ खास स्ट्रक्चर बनाया, पॉइंट बनाया, नाम पड़ा फॉर्सेट। जबकि इसके ऊपर जो मस्कुलर फोल्ड है जिसका नाम लेबिया मेजोरा रखेंगे, ये फ्यूज नहीं होता, बिल्कुल सेपरेट है। देखिए ना ही नीचे की तरफ फ्यूज हो रहा है, ना ही ऊपर की तरफ इसको कुछ बनाने का मौका मिला, और इस मसल का नाम पड़ा लेबिया मेजोरा। और इसके ऊपर क्या दिखेगा, इसके ऊपर फिर से सेम स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, थर्ड लेवल की स्लाइड है, थर्ड लेवल की स्लाइड है, ये मान लिया फिर से सेम इसी तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स मैंने जो दिख रहे थे दिख लिए। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर लिपिड की, दैट मींस एडिपोज टिश्यू की एक फैटी मिलेगी, उसका नाम रखेंगे मॉन्स प्यूबिस, यानी इसके ऊपर एक और फोल्ड है। जिस तरीके से लेबिया मेजोरा नाम की फोल्ड थी, इसके ऊपर एक और फोल्ड दोनों तरफ से आएगा, और ये किस चीज से बना हुआ है, ये फैटी फोल्ड है, मतलब एडिपोज टिश्यू बना है, इसका नाम रखेंगे मॉन्स प्यूबिस। और इसके बाहर में स्किन और हेयर्स होते हैं, इसके बाहर में स्किन और हेयर्स होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोगों ने 3 स्लाइड में इसको पढ़ा, यानी सबसे ऊपर में क्या था, सबसे ऊपर में था फैटी फोल्ड, नाम था मॉन्स प्यूबिस। अगर इसको हटा दिया तब क्या दिखेगा, तब हमें लेबिया मेजोरा नाम की एक फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखेगी जो कि मस्कुलर फोल्ड है। और जब इसको भी हटा देंगे तब क्या दिखेगा, तब हमें लेबिया माइनोरा नाम की मस्कुलर फोल्ड दिखेगी, जिसने ऊपर की तरफ प्रीप्यूस या फोरस्किन बनाया और नीचे की तरफ उसने फॉर्सेट नाम के स्ट्रक्चर को बनाया। तो ये देखिए 3 स्लाइड का, इसलिए अक्सर तो इसको लोग समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली इसको मेंशन नहीं किया गया है, तो इसको थोड़ा क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया। तो लेबिया माइनोरा क्या है, मस्कुलर फोल्ड, लेबिया मेजोरा क्या है, मस्कुलर फोल्ड, लेकिन मॉन्स प्यूबिस क्या है, फैटी फोल्ड कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। लेकिन लेबिया मेजोरा के लिए एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। 2 होमोलोगस स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेल में जिसको कॉपर्स ग्लैंड कहते थे या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड कहते थे, फीमेल में उसका नाम बार्थुलिन्स ग्लैंड या बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड हुआ, पहला होमोलोगस स्ट्रक्चर। दूसरा मेल में जिसको हम लोग पेनिस कहते थे, यहां पर उसका नाम पड़ गया क्लाइटोरिस, ये दूसरा होमोलोगस स्ट्रक्चर। और तीसरा लेबिया मेजोरा। मेल में जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, सोचिए स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस नाम का स्ट्रक्चर था, वो स्क्रोटम किसके होमोलोगस है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, लेबिया मेजोरा। तो अक्सर इस क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं और ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए इसको मैंने ऑलरेडी अलग से मेंशन कर दिया। सो मेल स्क्रोटम इज आल्सो होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा, बीच का फोल्ड यहां पर नजर आ रहा था। एक और खास चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, एक नया वर्ड है दैट इज कॉल्ड पेरिनियम। पेरिनियम मैं आपको बता रहा हूं, पेरिनियम क्या, आगे की तरफ ये जो लेबिया माइनोरा आगे की तरफ, आगे मतलब सबसे ऊपर की तरफ, अगर सामने से देख रहे थे सबसे ऊपर क्या था, मॉन्स प्यूबिस, उसके नीचे क्या था, लेबिया मेजोरा, उसके नीचे क्या था, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा नीचे की तरफ वजाइनल ऑर्फिस के पास यहां पर फ्यूज किया था, नाम क्या था, फॉर्सेट, और पीछे की तरफ एनल ओपनिंग होगी, यानी इसके नीचे का जो स्पेस होगा, इसके नीचे का जो स्पेस होगा, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरिनियम। इसलिए कहीं कहीं ऑप्शन में दिख जाता है, हालांकि पेरिनियम एक मेडिकल टर्म है, दैट मींस जब तक आप गायनी ऑफ पढ़ेंगे नहीं या एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे जाके मेडिकल साइंस में, तब तक पेरिनियम वर्ड मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे बुक में पेरिनियम वर्ड ओवर स्मार्टनेस की वजह से डाल दिया गया है। इसलिए अगर कभी किसी ने पूछ दिया व्हाट इज पेरिनियम, सो द स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड एनस, याद कीजिए चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया आगे की तरफ है, पीछे की तरफ एनस है। तो आगे की तरफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया है और पीछे की तरफ एनस है, तो दोनों के बीच में ओब्वियसली स्पेस है, आगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया पीछे एनस, तो दोनों के बीच में ओब्वियसली स्पेस है, इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरिनियम। सो द स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड एनस इज आल्सो कॉल्ड पेरिनियम। तो अगर आपको, मैंने ऑलरेडी कुछ शायद इसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें लेवलिंग वगैरह बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो अगर लेवलिंग करने की जरूरत होगी तो बोलिए, मैं कर देना चाहिए क्या लेवलिंग, कोई जरूरत नहीं, लेवलिंग ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप लेवलिंग वहां से देखेंगे, काफी अच्छे समझ में आ गया होगा, और कुछ क्वेरी होगी तो मुझसे काइंडली आप पूछें। सो मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, काइंडली कॉन्सेंट्रेट, आप अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर। कई दफ़ा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग सिंसियरिटी समझते हैं और सिंसियर हैं भी, सिर्फ थोड़ा और बेहतर सिंसियर होने की जरूरत है। तेज़ या जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसके लिए भी आपने कई दफ़ा, आपको कई सारे लोग समझा ही चुके हैं
किसी भी चीज को 10 जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ऑथेंटिक चीज को आप 10 बार पढ़ लें, दैट इज मोर ट्रू। शायद आपको इस संस्थान में कई दफा इस चीज को बताया गया होगा, तो बस मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि 10 तरीके की किताबों को लेकर सारे के अच्छी चीज और कचरे चीज सबको मैंने अपनी जिंदगी में भर लिया। पढ़ाई का मतलब है एक ही ऑथेंटिक बुक को हम लोग पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट्स को काफी ध्यान से देखें और क्लियर करें, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हों। तो काइंडली कॉन्सेंट्रेट। और लेवल कर देने के लिए मुझसे कहा गया, चलिए मैं लेबल कर देता हूं, तेजी से लेबल कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा दिन लगता भी नहीं है, 1-2 मिनट का खेल है। तीसरा स्ट्रक्चर का नाम मैंने रखा था क्लाइटोरिस, इसके आगे के सोलेंट पोर्शन का नाम मैंने रखा था ग्लांस क्लाइटोराइडिस। ग्लांस क्लाइटोराइडिस, थोड़ा जूम करके रखिएगा, बच्चे लोग बाद में दिखेगा। इसके ऊपर जो फोल्ड्स नजर आ रहे थे, इसका नाम रखे थे प्रीप्यूस या फोरस्किन, प्रीप्यूस और फोरस्किन। इस ओपनिंग का नाम हमने रखा था यूरेथ्रल ऑरिफिस, इस ओपनिंग का नाम मैंने रखा था वजाइनल ऑरिफिस। इसमें जो पार्शियली जो मेम्ब्रेन यहां पर दिख रहा था उसका नाम रखे थे हमने हाइमेन। दोनों तरफ जो ग्लैंड दिख रहे थे, इस ग्लैंड का नाम था बार्थोलिन्स ग्लैंड। इसी को बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो मस्कुलर फोल्ड हमें नजर आ रहा है, इसका नाम रखे थे हम लोग लेविया माइनोरा। उसके ऊपर जो अगला जो मस्कुलर फोल्ड दिख रहा था, इसका नाम था लेविया मेजोरा। और लास्टली हमें एक फैटी फोल्ड नजर आ रहा था, फैटी फोल्ड कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। नीचे की तरफ ये जो पॉइंटेड पोर्शन नजर आ रहा था, इसका नाम रखे थे हम लोगों ने फॉर्सेट। और पेरिनियम ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया, द स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड एनस इज कॉल्ड पेरिनियम। पेरिनियम की एडवांटेज होती है, मेल में पेरिनियम की कोई खास एडवांटेज नहीं है, लेकिन पेरिनियम की एडवांटेज कहां पर होती है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन। ठीक है, पेरिनियम एक वर्ड है, हो सकता है कई लोग क्वेरियस हो, आप पूछ नहीं पा रहे हो डर की वजह से, शायद पूछा भी है किसी ने, सर पेरिनियम का लोकेशन इंडिकेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, जस्ट पेरिनियम का लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। इमेजिन कीजिए चाहे मेल हो या फीमेल, आगे की तरफ एक्सटर्नल जेनिटलिया है, पीछे की तरफ रेक्टम है, तो दोनों को अगर नीचे से देखें तो बीच में स्पेस है, इसी स्पेस को कहते हैं पेरिनियम। इस पेरिनियम की एडवांटेज कहां पर? इस पेरिनियम की एडवांटेज होती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के अंदर, चाइल्ड बर्थ के वक्त में क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म जब इस वजाइनल ऑरिफिस, जिसे हम लोग चाइल्ड बर्थ या बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जब यहाँ से होता है, तो नीचे जो पेरिनियम नाम की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ता है और पेरिनियम की मेम्ब्रेन बिल्कुल पतली हो जाती है, इतनी पतली कि जिसको आप स्किन से भी पतला आप मान सकते हैं, लाइक ए पॉलिथीन आप मान सकते हैं, इतनी पतली है। तो चाइल्ड बर्थ के समय नीचे के पेरिनियम इतनी पतली हो जाती है, लाइक प्लास्टिक आप कह सकते हैं, पॉलिथीन, लाइक स्किन कह सकते हैं, वो खुद ब खुद फट सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड पेरिनियल टीयर। इस पेरिनियल टीयर के जो केस होते हैं काफी खतरनाक होते हैं, उसमें फीमेल्स की अक्सर मौत हो जाती है। तो पेरिनियम की इंपॉर्टेंस से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ऐसी घटना ना घटे इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो फटे नहीं, इसलिए नीचे के हिस्से को खुद ब खुद कट कर देते हैं, खुद अपनी इच्छा से कट कर देते हैं, क्योंकि कट करेंगे तो स्मूथली कट होगा, स्मूथली कट होगा तो क्या होगा, बाद में उसे स्टिचिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपने से फट गया तो इरेगुलर फटेगा, फिर स्टिचिंग नहीं होगी, उसकी मौत हो जाती है। तो ये पेरिनियम की इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा है कि अक्सर पेरिनियम दिख जाता है। अगर दिख जाता है तो मैंने सोचा कि चलो स्पेसिफाई कर देते हैं, बट इट इज नॉट फॉर यू। आज का पीडीएफ आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है ना, आज का पीडीएफ आपको ऑलरेडी जब सबसे पहला पीडीएफ दिया गया तो उसी में आपको यहां तक के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। यही नहीं, इसके आगे जो मेमोरी ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे उसका भी पीडीएफ वहां पर ऑलरेडी शामिल है। और ध्यान रखिएगा, जहां पर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग को समझाना होता है, उससे प्रोवाइड करना पीडीएफ काफी आसान, लेकिन जहां पर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको सिर्फ समझना है, इट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू पीडीएफ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, लाइव लेक्चर को भी ध्यान से सुनना होगा, और इस वीडियो को आप प्लेबैक करके जब यूट्यूब पर अपलोड हो जा रहा है तो आप ध्यान से उसे आप बार बार सुने, क्योंकि रनिंग साइंस फिजियोलॉजी है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, जितना बार आप उसे सुनेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद हो जाएंगे। तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।